चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास। हमने बेटा पिछली क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन शुरू किया था और हमने अभी तक दो सोर्सेज पर बात करी थी। एक था कॉस्ट ऑफ डेट और दूसरा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने सबसे पहले ये बात नोटिस करी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होता है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ये डेट है ये परपेचुअल डेट है कि रिडीमेबल डेट है, उसके हिसाब से हमें कॉस्ट कंप्यूट करना होता है। सबसे पहले हमने बात करी थी परपेचुअल डेट की। परपेचुअल डेट के लिए बेटा हमने फॉर्मुला जो लिखा था वो क्या था, KD इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, जहां पर आई क्या था इंटरेस्ट, टी क्या था टैक्स रेट और एनपी क्या था नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड बेटा कैसे निकलता था, इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता था नेट प्रोसीड। ध्यान रखना है बेटा इस बात का कि हमारे नए स्टडी मटेरियल में फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो अब इंस्टीट्यूट जो है इशू प्राइस पे नहीं फेस वैल्यू पर कंप्यूट करता है। तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी वो आपको अगर परसेंटेज में फ्लोटेशन कॉस्ट देगा जो कि कॉस्ट ऑफ इशू के नाम से भी दे सकता है, तो आपको उसे फेस वैल्यू पर अप्लाई करना है। फिर हमने बात करी थी रिडीमेबल डेट की, और रिडीमेबल डेट के लिए हमने क्या फॉर्मुला देखा था, आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, फिर हमने क्या किया था प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, फिर होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2, जहां पर आरवी क्या था रिडीमेबल वैल्यू, एनपी क्या था नेट प्रोसीड। फिर हमने बात करना शुरू किया था बेटा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमने कहा था वहां पर भी हमें या तो परपेचुअल या फिर कहें इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे होंगे या फिर रिडीमेबल दे रखे होंगे। जहां तक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का सवाल है, कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ नहीं करता, लेकिन स्टिल मैंने आपको बताया था एफएम बेटा एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, तो हो सकता है हमारे देश में भले ही ये इस तरह के प्रेफरेंस शेयर ना इशू होते हो, तो पर किसी और देश में तो हो ही सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर जो है दोनों ही तरह के प्रेफरेंस शेयर्स पर कॉस्ट हमें कंप्यूट करना सीखना है। सबसे पहले हमने बात करी थी इररिडेबल प्रेफरेंस शेयर की, और हमने उसका बेटा फॉर्मुला क्या लिखा था, पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। पीडी क्या था प्रेफरेंस डिविडेंड, एनपी क्या था नेट प्रोसीड। और ऐसे ही फिर हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए बात करी थी, और वहां पर हमने देखा था पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। इस बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो हमारा केपी आता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स ही आता है, क्योंकि जो हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं वो टैक्स के पेमेंट के बाद हमें देने होते हैं। इसलिए जो हम केपी कंप्यूट करेंगे वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स आते हैं। और अगर मान लो हमें इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप केपी को बिफोर टैक्स भी निकाल के बता दीजिए, तो जो भी हमने आफ्टर टैक्स केपी निकाल रखा होगा उसको 1 माइनस टी से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम बेटा आज जो हमें सोर्स जो रिवाइज करना है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, और ये एक ऐसा सोर्स है जिसका हमारे एग्जाम में सोलो क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ये सोर्स ना बेटा एक यूनिक सोर्स है, ये डेट और प्रेफरेंस की तरह जो नहीं है। इसका अगर आप देखोगे तो नेचर जो है डेट और प्रेफरेंस से बहुत अलग है, इसलिए इसका कॉस्ट कंप्यूट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। अब जैसे कि मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो सपोज मैं डेट से पैसा रेज करता हूं, तो मुझे पता है ना कि इसको हर साल इतना हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करते हैं, वहां पर भी हमें पता है कि हर साल इतना फिक्स रेट से हमें डिविडेंड देना है। इसका मतलब ये कि जब मैं डेट और प्रेफरेंस से पैसा रेज करता हूं, तो मुझे मेरी एनुअल जो मेरी ऑब्लिगेशंस होती है इंटरेस्ट या डिविडेंड की, वो मुझे पहले से ही पता होती है। इसलिए इनको कंप्यूट करना, इनके कॉस्ट को कंप्यूट करना इतना टिपिकल डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब बात आती है इक्विटी की, यहां पर तो आप जो है आपको पता ही नहीं है कि कितना देना है। मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, मान लो मैं किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहता हूं, मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी मुझे कितना रिटर्न कमा के देगी। मैं एक एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं, लेकिन मुझे कितना मिलेगा वो कोई एग्जैक्ट नहीं है। होने को तो हो सकता है कंपनी मुझे सुपर डुपर प्रॉफिट कमा के दे दे, 20 30 40% का भी प्रॉफिट कमा के दे दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद नेगेटिव रिटर्न चले जाए या फिर रिटर्न आए तो सही लेकिन बहुत ही कम आए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब मैं किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बनता हूं, तो बेटा इस बात का ध्यान रखें, मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने कितनी कमाई करी है। कंपनी जितनी कमाई करेगी उतना ही रिटर्न कहीं ना कहीं मेरे पास पहुंचेगा। अगर कंपनी ने सुपर डुपर प्रॉफिट्स कमाए हैं तो मेरा रिटर्न भी सुपर डुपर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं अभी इन्फोसिस की बात कर रहा था, इन्फोसिस जब 90s में लिस्ट हुई थी, तो उस टाइम पर हर क्वार्टर में इन्फोसिस जो है ना प्रॉफिट डबल कर रही थी, हर क्वार्टर में प्रॉफिट डबल। अब आप जरा सोचो, ऐसी कंपनी जो हर क्वार्टर में प्रॉफिट डबल कर रही हो, तो उसके शेयर होल्डर ने भी कितने सुपर डुपर रिटर्न कमाए होंगे। और सुनने में भी आता है कि जिन जिन लोगों ने 90s में इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया था, हर एक बंदा लखपति बन गया। मतलब लखपति बड़ी बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पर। आज के टाइम पे तो हालांकि करोड़पति भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90s में लखपति होना ही बहुत बड़ी बात थी। और कितने लोगों की किस्मत बदली इन्फोसिस ने। फिर ऐसे भी शेयर्स निकले जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पूरा का पूरा पैसा ही डूब गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने इतने नुकसान कर दिए कि अल्टीमेटली अगर किसने 1 लाख रुपए लगाए तो शायद 1,000 भी नहीं रह गया, सारा का सारा डूब गया। पर हर तरह की कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां भी हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सब ने बहुत जबरदस्त जो है रिटर्न कमा के दिए शेयर होल्डर्स को। फिर ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा पूरा डुबा भी दिया। अब देखो, ये रिटर्न मिलेगा कितना ये किसी को भी नहीं पता, ये इवन कंपनी के मैनेजमेंट को नहीं पता। आप जरा एक बात खुद सोचो, आप आज मान लो सोचते हो कि मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो आप उस बिजनेस के कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर हो जाओगे नहीं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कितना रिटर्न कमाओगे आप क्या कहोगे? सर मुझे भी नहीं पता, करके देख रहे हैं बिजनेस, क्या पता अच्छी कमाई हो जाए, क्या पता कम कमाई हो, क्या पता नॉर्मल कमाई हो। मतलब ये किसी को भी नहीं पता ना, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। जब फ्यूचर की बात होती है तो फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं उस बिजनेस के स्कोप को देखते हुए और कई सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं। ये एज्यूम करता हूं, ये सोचता हूं कि हाँ मेरी अगर थियरी ठीक निकली तो बढ़िया रिटर्न कमा लूंगा। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आज आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं कह रहा हूं कंपनी के मैनेजमेंट को नहीं पता कि वो कितना रिटर्न कमाएगी। बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और तभी आप देखोगे, अगर मान लो आप कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल अगर ओपन करके देखो, चाहे CNBC या जी प्रॉफिट वगैरह, जो भी जितने भी बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं, अगर आप ओपन करके देखोगे, एक ही शेयर के लिए हर एक न्यूज चैनल की आप देखोगे अलग अलग राय है। फॉर एग्जाम्पल मारुति, एक एक बिजनेस न्यूज चैनल कह रहा है कि भाई तुम इसे इन्वेस्ट करो, इसमें ये 20% रिटर्न कमा के देगी। एक और न्यूज चैनल खोल के देखा तो वो कह रहे हैं सिर्फ 10% कमा के देगी। और तीसरा न्यूज चैनल कह रहा है बेच दो, ये तो कोई कमा के नहीं देगी, इस अब महिंद्रा जो है बहुत एक्टिव हो रहा है, ये सारा मार्केट शेयर खा जाएगा मारुति का। मतलब कहने का ये कि जितने लोगों से सुनोगे, इक्विटी के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हर एक अलग अलग बताएगा, तभी अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग एडवाइस देते हैं। जितने भी एनालिस्ट लोग हैं आप देखोगे सबकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सारे फ्यूचर में देख रहे हैं ना, और फ्यूचर हर किसी को एक जैसा तो दिखता नहीं, फ्यूचर हर किसी को अलग अलग दिखता है। और क्योंकि फ्यूचर हर किसी को अलग अलग दिखता है, इसलिए इक्विटी का जब रिटर्न कंप्यूट किया जाता है, हर एक इन्वेस्टर अपने ही नजरिए से उस कंपनी को देख रहा है, इसलिए उसका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो लगाता है। अब चलो ये तो बात हुई प्रैक्टिकल, अब हमें बात करनी है थियोरेटिकल कि हमारे लिए कौन कौन से मॉडल्स हैं इक्विटी की कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। देखो ये प्रेफरेंस, जैसे मैंने कहा प्रेफरेंस और डेट की तरह, इसमें कोई फिक्स्ड जो है हमें रिटर्न नहीं मिलता। अब ध्यान रखना, मैं ना बार बार रिटर्न की मतलब मैं इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर सुनोगे तो बेसिकली हम रिटर्न रिटर्न बोल रहे होंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का अगर रिटर्न है तो कंपनी के लिए वही क्या है, कॉस्ट। मान लो मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं सपोज, और मैं जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं एक रिटर्न सोच के बैठा हूं कि मुझे इतना मिलना चाहिए। जितना मैं रिटर्न सोच के बैठा हूं वो कंपनी के लिए तो बेटा कॉस्ट है ना, कंपनी को तो वो कमाई करनी पड़ेगी। कंपनी वो कमाई नहीं करेगी तो मेरे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएगी। हम जब डिवेंचर डेट की बात कर रहे थे या प्रेफरेंस की बात कर रहे थे, कंपनी के लिए जो कॉस्ट ऑफ डेट है भाई, वही इंटरेस्ट का पेमेंट जब डिवेंचर होल्डर को मिलेगा तो उसके लिए तो बेटा वो रिटर्न है ना। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात कर रहे थे, कंपनी को जो पे करना है उनके लिए कॉस्ट है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ देखो तो उनके लिए रिटर्न है। ऐसे ही मैं जब इक्विटी की बात करूं और मैं अगर मान लो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए चीजें आपको समझाऊं, तो समझना कि भाई वो अगर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिटर्न है तो कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी के लिए कॉस्ट है। अब क्योंकि बेटा ये यूनिक सोर्स है, आप देखेंगे यहां पर हमें टोटल 4 अप्रोचेस पढ़नी है जो कि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में हेल्प करती हैं। आप देखिएगा बेटा यहां पर लिखा हुआ है अप्रोचेस फॉर कंप्यूटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर ना कोई एक तरीका नहीं है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंप्यूट करने का। यहां पर हमें 4 अप्रोचेस पढ़नी है, और ये चारों अप्रोचेस बेटा अलग अलग एजम्पशन पर बेस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये 4 अप्रोचेस की मदद से जब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सिखा दूंगा तो चारों की चारों जो है हमें एक ही आंसर देंगी ना। ये चारों की चारों जो अप्रोचेस है अलग अलग एजम्पशन पर बेस्ड है, और इसलिए ये हमें अलग अलग आंसर देंगी। मतलब चारों अप्रोचेस का जब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करके निकालूंगा तो सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, बिकॉज ये अलग अलग एजम्पशन पर बेस्ड है। इसलिए इनमें से कुछ मॉडल सुपीरियर हैं और कुछ मॉडल इंफीरियर हैं। हम देखेंगे कौन से सुपीरियर और कौन से इंफीरियर है, मैं आपको बताऊंगा कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ बेटा अब एक एक करके ना ये सारे मॉडल्स हम रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हम यहाँ पर मॉडल रिवाइज करेंगे वो है अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच या फिर अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, ये रहा बेटा इसके सामने इसका पूरा राइटअप, और मैं अब इस पर्टिकुलर अप्रोच को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा एक बार जो है एक बार इसका फॉर्मूला देख लो क्या लिखा है। केई का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है E1/P0 × 100। क्या होता है मैं बताता हूं, लेकिन ये मॉडल कौन सा है, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हमारा इक्विटी वालों का जो भी रिटर्न होता है वो भी टैक्सेस देने के बाद ही आता है, सरकार को देने के बाद तभी मालिकों को नंबर आता है ना पेमेंट के लिए। इसलिए इक्विटी की हम जितने भी कॉस्ट कंप्यूट करेंगे वो देखना बेटा बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स निकल के आएंगे। जैसे कि प्रेफरेंस के लिए था, केपी के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, रिडेनेबल और इरिडेनेबल, दोनों में जब हमने केपी निकाला था तो वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्सेस निकल के आया था। ऐसे ही केई जब हम सीखेंगे तो जो हम केई सीखेंगे, जो भी केई निकालेंगे वो बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स ही निकल के आता है। ठीक है, और हमारे एग्जाम में बेटा देखो क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें वो सिंपली बोलेगा केई, और सिंपली बोलेगा केई मतलब हमें आफ्टर टैक्स, मतलब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे ही निकाल के आनी है। तो ये भी फिलहाल अभी ये आफ्टर और बिफोर के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, ये इंस्टीट्यूट है ना इस बार के स्टडी मैट में ऐसा कर दिया है।
ऐसे ना प्रैक्टिकली जब देखें तो केई कभी भी बिफोर टैक्स नहीं निकलता है, केई हमेशा आफ्टर टैक्स ही निकलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो टैक्सेस देने के बाद होता है। वो तो इस बार इंस्टीट्यूट ने केपी और केई के साथ भी बिफोर और आफ्टर के कई सारे कुछ एक आध क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो इसलिए मुझे इस बार के बैच में डिस्कस करना पड़ा। पर मैं इतने सालों से जब से एफएम पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी आफ्टर बिफोर एटलीस्ट केपी और केई के लिए कुछ नहीं किया था। इस बार कर दिया तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि फिलहाल अभी ये आफ्टर टैक्स के चक्कर में मत पड़ना। सिंपली हाँ, केई मतलब जब भी हम निकालेंगे वो आफ्टर टैक्स ही होता है, और हमें एग्जाम में भी 99% चार्जेस है कि केई आफ्टर टैक्स ही निकालनी आती है, मतलब निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो ये केई का फॉर्मूला है, आओ जरा मैं इसको एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या सब सोचना होता था केई कंप्यूट करने के लिए। अब बेटा अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर एक टाइम लिया है आज का, जिसे हम टाइम 0 बोल रहे हैं, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और एक मैंने यहाँ पर वक्त लिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब साल खत्म हो जाएगा तब तब बेसिकली क्या हमारे फैक्ट्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें ना यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करना सीखना है, और हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हम कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना बेटा, एनुअल निकालना है हमें। हम यहाँ पर कोई भी रिटर्न हाफ ईयरली या फिर कोई भी कॉस्ट जो हम निकाल रहे हैं वो हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं निकाल रहे हैं, एनुअल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा समझिए कि मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूं, देखो मैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैंने आपसे कहा था, और क्योंकि शेयर होल्डर के लिए जो रिटर्न है कंपनी के लिए वही क्या बन जाएगा, कॉस्ट। तो जितना मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके, कंपनी के लिए वही एक्सपेक्टेशन क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है, राइट। अब सपोज मैंने आज एक कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट किया, आज जब मैं जिस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आज का प्राइस जो मेरे को दिख रहा है स्टॉक मार्केट में, मैं देखता हूं कि आज इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है, तो आज के प्राइस को मैं बोलता हूं P0। P0 क्या है, मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या फिर कहें करंट मार्केट प्राइस, आज का मार्केट प्राइस, जिसे मैं प्राइस P0 बोलता हूं। मान लो आज बेटा ये प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, और मैंने ये कंपनी का शेयर मान लो खरीद लिया आज। ठीक है, अब जब मैं ये कंपनी का शेयर आज खरीद लेता हूं, और कंपनी जब पूरा एक साल काम कर लेगी तो कंपनी मुझे कुछ कमाई करके देगी। ठीक है, और कंपनी जो मुझे कमाई करके देती है उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। कंपनी जो मुझे कमाई करके देती है उसको क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना रिटर्न एक साल का निकालना है, तो मैं यहाँ पर एक साल वेट करूंगा, और एक साल वेट करने के बाद मुझे पता लगा कि अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जिसको मैं E1 बोल रहा हूं, वो मुझे कंपनी ने कमा के दिया मान लो 15 रुपए का। कंपनी ने मुझे कितने का अर्निंग कमा के दिया, 15 रुपए का कमा के दिया। अब आप जरा सोचिए, रिटर्न निकालना है मुझे। अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी ने क्या कमा के दिया, कंपनी ने 15 रुपए कमा के दिए, और ये 15 रुपए की कमाई के लिए शेयर होल्डर को कितने रुपए लगाने पड़े, शेयर होल्डर को 100 रुपए लगाने पड़े। ठीक है ना, ये 15 रुपए क्या है, ये 15 रुपए है मुझे जो कंपनी ने एक साल के बाद अर्निंग कमा के दी। भाई मैं जब कहीं पे भी पैसा लगाता हूं तो रिटर्न कमाने के लिए मुझे कम से कम एक साल तो वेट करना पड़ेगा ना, और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर हम एनुअल रिटर्न ही निकाल रहे हैं, एनुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो मुझे एक साल का तो टाइम वेट करना पड़ेगा। तो एक साल के बाद कंपनी ने मुझे 15 रुपए कमा के दिए, लेकिन बेटा पैसे तो आज लगाने पड़ेंगे ना, तभी तो एक साल बाद मिलेगा। तो प्राइस आज का, कमाई एक साल बाद की। अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर अर्निंग प्राइस मॉडल, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। नाम ही देख लो क्या लिखा है, इस मॉडल का नाम देखो कि क्या है, अर्निंग प्राइस। यहां पे अर्निंग का मतलब किससे है, अर्निंग पर शेयर से, और प्राइस का मतलब किससे है, मार्केट प्राइस से। क्योंकि मैंने पैसे जो लगाए हैं, ऑफ कोर्स मैंने मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो मैंने यहां पर आज का मार्केट प्राइस कंसीडर किया, बिकॉज आज पैसे लगाऊंगा तो रिटर्न एक साल बाद मिलेगा। तो मैंने आज का प्राइस लिया और एक साल बाद का रिटर्न लिया, और रिटर्न जो मुझे मिलेगा वो कंपनी मुझे क्या कमा के देगी, अर्निंग कमा के देगी। तो मैंने इसलिए यहां पर E1 लिया और डिवाइड कर दिया P0 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, तो परसेंटेज में निकल आएगा। क्योंकि हमें बेटा यहाँ पर सारी कॉस्ट वगैरह परसेंटेज में निकालनी होती है। 15 को डिवाइड किया 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 15% आ जाएगा। ठीक है, ये एक बात थी। फिर अगर आपको याद हो बेटा, मैंने क्लास में कुछ आपको एग्जांपल करवाए थे, एक दो क्लास वाले एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको रेफर करवाता हूँ। अब इस एग्जांपल को बेटा मैं रेफर करूँ उससे पहले एक छोटी सी बात पहले आपको दिमाग में रखनी है। देखो बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम ना यहाँ पर फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर में हमारी कितनी अर्निंग्स होगी, और अगर मैं आज पैसा लगाऊंगा तो मुझे फ्यूचर में एक्सपेक्टेडली ये कितना कमा के देगी। क्योंकि बेटा देखो, सारे कैलकुलेशन जो हमें करने हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, कंपनी बेटा पैसा रेज करने से पहले सोचेगी कि यहां से पैसा रेज करें कि ना करें, कितना कॉस्ट पड़ रहा है, या पैसा रेज करने के बाद सोचेगी, ऑफ कोर्स पैसा रेज करने से पहले।
इसलिए, और या फिर मैं ये बात बोल रहा था अभी आपको कि हर एक न्यूज चैनल आप देखोगे एक ही शेयर के लिए अलग अलग रिटर्न बताएगा। क्यों अलग अलग रिटर्न बताएगा? क्योंकि हर एक जो है जब फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहा है, अर्निंग्स को एस्टिमेट कर रहा है, तो सबको फ्यूचर अलग अलग दिख रहा है। क्योंकि सबको फ्यूचर अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि अभी आगे तो पता नहीं ना क्या होने वाला है, इसलिए सबकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अलग अलग आती है। इसलिए आप देखोगे बेटा यहाँ पर हम ना यहाँ पर जब, क्योंकि आज का मुझे तो प्राइस पता है, आज का हमारा प्राइस कितने रुपए है, 50 रुपए लिखा है जैसे यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस। लेकिन एक साल के बाद मुझे अर्निंग्स क्या मिलेगी ये तो मुझे एस्टिमेट करनी पड़ेगी ना। इसलिए जो E1 है ना, वो हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमें एस्टिमेटेड दे रखी होती है। E1 हमेशा कैसे होती है? एस्टिमेटेड दे रखी होती है। और यहां पर हमें, इसलिए वर्ड देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। लेकिन मुझे टोटल अर्निंग नहीं चाहिए। मेरा जो ये केई का फॉर्मूला है, ये एक शेयर की अर्निंग मांगता है और एक शेयर का प्राइस मांगता है। अब क्योंकि ये अर्निंग्स टोटल है, तो मुझे अगर एक शेयर की निकालनी होगी तो मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। इसलिए जब हमने देखा तो यहां पर पहले हमने E1 निकाला। E1 कैसे निकाला? 5 लाख रुपीज की अर्निंग को 1 लाख रुपए के 1 लाख नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, 5 रुपए का हमारा E1 आ गया। और फिर हमने इसको हमने प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो E1 हमारा आया 5 रुपए, और प्राइस यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 50 रुपए का। तो के निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है? E1 अपॉन P0 इंटू 100, 10% का हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बेटा आपको याद आया होगा, क्लास में सॉल्व किया था। फिर हमने अगला एग्जाम्पल किया था। अब अगले एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो यहाँ पर बेटा हमें ना करंट अर्निंग पर शेयर दे रखा है। क्वेश्चन में देखोगे तो क्या दे रखा है? करंट अर्निंग पर शेयर दे रखा है। करंट अर्निंग पर शेयर का मतलब आज की अर्निंग की बात कर रहा है, और आज की अर्निंग मतलब E0 दे रखा है। लेकिन हमारे फॉर्मूला में क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए एक साल बाद की अर्निंग। ये हमें यहां पर क्या दे रखा है? E0 दे रखा है। जब कभी भी हमें E0 देगा तो उस केस में 100% श्योर बेटा मुझे वो एक ग्रोथ रेट देगा। देखो, आप अगर प्रैक्टिकली जितनी भी कंपनियां देखोगे ना, जितनी भी कंपनी के सीईओज का अगर आप इंटरव्यू सुनोगे, तो वो हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं कि हमने इस साल इतना कमाया, अगले साल इतना % से हमारे ग्रो करने के चांसेस हैं। और पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की जो स्टोरी है वो ग्रोथ पे ही टिकी हुई है। और जितने एफआईआईज वगैरह इंडिया में पैसा लगाते भी हैं, वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे तो फोकस कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे डेवलप नेशंस जितना ग्रो करना था उनको वो कर चुके हैं। तभी आप देखोगे जो एक डेवलपिंग कंट्री होती है उसकी स्टॉक मार्केट ज्यादा वाइब्रेंट होती है, ज्यादा वहां पर तेजी से रिटर्न मिलते हैं। इसलिए दुनिया भर के एफआईआईज वगैरह आप देखोगे डेवलपिंग नेशंस में ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। चलो, ये तो एक कहानी हुई। अब हम देखो हमारी अर्निंग पर शेयर कितने का है? 10 रुपए का। और ग्रोथ रेट कितने का है? ग्रोथ रेट 10% का है। मुझे ध्यान रखिए बेटा, मुझे आज की अर्निंग नहीं चाहिए, ये तो कमा के दे चुकी है कंपनी, मुझे एक साल बाद की अर्निंग बताओ। अब जरा खुद सोच लो, अगर आज की अर्निंग 10 रुपए की है और एक साल बाद मेरी कंपनी 10% से और ग्रो कर जाएगी, ग्रो करने का मतलब ऑफकोर्स कमाई भी तो ज्यादा करेगी ना। ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जो कमाई ज्यादा ना करके दे, तो कमाई ज्यादा करके देगी। इसलिए एक साल बाद की जो हमारी अर्निंग है वो कितने रुपए हो जाएगी? वो 11 रुपए हो जाएगी। 10 रुपए तो हम आज कमा ही रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा कमाएंगे तो टोटल 11 कमाएंगे, और 11 को डिवाइड कर देंगे इससे आज के प्राइस से। और आज का प्राइस बेटा कितने रुपए है? आज का प्राइस 55 रुपए है। तो मैं अगर 11 रुपए ध्यान रखें, आज की अर्निंग है। आज की अर्निंग क्या है? आज की अर्निंग है E0। आज की अर्निंग क्या है? E0। मुझे कब की चाहिए? एक साल बाद की। तो एक साल बाद की अर्निंग निकालने के लिए E1 चाहिए होगा, और E1 कैसे आएगा? 10 रुपए तो हम आज कमा ही रहे हैं, और ग्रो अगर हम जब करेंगे 10% से तो कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे? 1 रुपये एक्स्ट्रा, तो टोटल हो जाएगा 11 रुपए। तो के ही निकालने का हमारा फॉर्मूला तो क्या था? E1। आज 10 रुपए कमा रहे हैं, एक साल के बाद यही 11 रुपए कंपनी मुझे कमा के देगी। और लेकिन पैसा मेरे को आज का देखना है, आज मैं कितने रुपए लगाऊंगा तो मुझे 11 रुपए मिलेंगे? 55 रुपए। आज मैं 55 रुपए लगाऊंगा, 11 रुपए मुझे मिलेंगे, तो इसका मतलब कितना % का रिटर्न मैंने कमाया? मतलब कितना % रिटर्न मैं इस कंपनी से कमा सकता हूं? 20% का रिटर्न कमा सकता हूं। ठीक है। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना E1 निकालने का एक तरीका बताया था। E1 निकालने का एक क्या तरीका बताया था? E1 निकालने का तरीका होता है कि E0 मतलब आज की अर्निंग्स में हम क्या कर देते हैं? आज की अर्निंग में जितनी भी ग्रोथ इन अर्निंग्स है वो हम प्लस कर देते हैं। इसका मतलब ये कि इस E0 में हमें क्या करना है? इस E0 में ग्रोथ जितना होगा अर्निंग्स में वो हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में 10 रुपए था, प्लस 10 रुपए का ग्रोथ कितना था? 10%, है ना? यही तो किया, E0 को 10% से मल्टीप्लाई किया ना। और अगर हम देखें तो अगर हम E0 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? 1 प्लस जी। E0 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस जी। इसका मतलब ये कि अगर आपको सीधा E1 निकालना हो तो क्या तरीका है? देखो, हमने ये क्लास में मैंने करके दिखाया था आपको। 10 रुपए, 10 रुपए प्लस 10 का 10%,
है ना। मैंने कहा कि इसमें से अगर मैं E0 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1। 10% कैसे, 10% को हम क्या बोल सकते हैं 0.1, और 10 को मैं सीधे 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा एक तरीका था E1 निकालने का, क्या तरीका था कि E0 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस जी से, सीधा हमारा क्या निकल आएगा E1 निकल आएगा। अब आप देखो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, हमने यही तो लिखा था कि हमारा E1 क्या होता है, एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर द नेक्स्ट ईयर। या तो ये सीधा मुझे ईपीएस निकाल के ही दे दे, अगर नहीं निकाल के देगा तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, करंट ईपीएस में 1 प्लस जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, E0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस जी से, हमारा E1 निकल आएगा। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। ये एग्जांपल नंबर 3 मैंने क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर क्या वर्ड लिखे थे, अ कंपनी हैज करंटली 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड इट्स अर्निंग्स आर 20,000 रुपए। अब वर्ड पे फोकस, करंटली, करंटली 2000 इक्विटी शेयर्स है हमारे और हम कितना करंटली अर्निंग्स कमा रहे हैं 20,000। इसका मतलब बेटा क्योंकि यहाँ पे करंटली वर्ड लिखा है मतलब आज की बात हो रही है, तो इससे जो अर्निंग पर शेयर निकल के आएगी वो भी आज ही की निकल के आएगी, मतलब E0 निकल के आएगी। तभी आप देखो हमने यहाँ पर 20,000 को डिवाइड किया था 2000 से, तो हमारा आज की अर्निंग कितने निकल के आई, 10 रुपए निकल के आई। लेकिन मुझे तो E1 चाहिए। फिर हमें यहाँ पर ग्रोथ रेट दे रखा है 5% का, इसी E1 को मतलब 10 रुपए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट से, तो हमारा E1 कितना निकल आएगा 10.5। फिर 10.5 को करंट मार्केट प्राइस मतलब P0 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है के ही निकल आएगा। अब ऑफ कोर्स बेटा ये रिवीजन क्लास है तो मैंने आपको एक केई का फॉर्मूला पूरा रिवाइज करवा दिया। अब मैं इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं जो कि हमारे एग्जाम में वैसे आ चुका है, न्यू सिलेबस में वो पूछ लिया, हमारी बुक में वो पहले से डला हुआ था और वो अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन अटेम्प्ट में आ भी गया है, लेकिन वो फिर भी अभी भी कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होने की पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन की। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 33, और इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 32, ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए थे और क्लास में इतनी बार बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 और 32 दोनों करवाए थे। अब अगर आप देखो ये 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका डेटा अगर आप देखोगे, और ये आपके सामने बेटा गाइडलाइन है कौन से वाले अटेम्प्ट की, दिसंबर 2023 की गाइडलाइन है, जो मैं बार बार आपको क्लास में बोलता था कि क्लास वाले किए हुए क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में कई सारे आपको दिखेंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने बुक में ये जो है पहले से डला हुआ था, ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो बेटा पहले सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को एफएम पढ़ाता ही था, तो एफएम में मैंने पहले से हमारी बुक में डला हुआ था ये क्वेश्चन, और देखो एज इट इज ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया। 105, 33, 72, आप फिगर्स देखो यहाँ पर, ये रही क्वेश्चन की फिगर 105, 33, 72, मतलब ये कि सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था एग्जाम में। मैंने ये 33 भी करवाया था पहले, मैंने 33 करवाया था। अब एक बार देख लो 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसने मुझे क्या बता रखा है, कहता है फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ZIP या ZIPWay लिमिटेड। सारी डेटा बेटा हमें लैक्स में दे रखा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 250 का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50 का, अर्निंग बिफोर टैक्स 200, इनकम टैक्स दे रखा है, और ऐसे ही हमें जो सारा डेटा दिया है। फिर हमें मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर दे रखा है 15 रुपए, और हमें डिबेंचर का भी मार्केट प्राइस दे रखा है 95 रुपीज का। हमसे क्या बोला है, कह रहा है पहले तो निकाल दो अर्निंग पर शेयर। बेटा अर्निंग पर शेयर के लिए तो हमने पता नहीं कितने टॉपिक्स में बार बार निकाला, रेशियोज चैप्टर में अर्निंग पर शेयर निकाला, हमारा एक स्पेसिफिकली चैप्टर था EBIT EPS एनालिसिस, वहां पर हमने अर्निंग पर शेयर निकालना सीखा, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वहां पे निकालना सीखा, पता नहीं कितनी बार अर्निंग पर शेयर निकालना सीखा। तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा इक्विटी वालों के लिए अर्निंग्स कितनी कमाई गई है, सर इक्विटी वालों की अगर हम अर्निंग्स देखें तो यहाँ पर 120 लाख है, नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है 120 लाख का है। अब सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, कैसे आता है हमारा अर्निंग पर शेयर, जितना भी इक्विटी वालों के लिए कमाई करी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बेटा कितने हैं, 500 लाख रुपए की हमारी कैपिटल दे रखी है, एक शेयर 10 रुपए का है, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने हो जाएंगे 500 डिवाइड बाय 10, 50 लाख हो जाएंगे। तो 120 लाख को अगर मैं 50 लाख से डिवाइड कर देता हूं तो ये लाख लाख तो बेटा आपस में कट जाएगा, तो 120 को 50 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये आएगा 2.4। इसका मतलब इसका ए पार्ट तो बहुत ही आसान था, अर्निंग पर शेयर निकालना। ये देखो ये रहा इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 33 हमने ऐसे ही कुछ किया था। पहले हमने ईपीएस कंप्यूट किया, ईपीएस कंप्यूट करने के लिए हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए होंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर दे नहीं रखे, सीधे सीधे पर निकल जाएंगे। जितनी भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल थी, एक शेयर 10 रुपए का था, 500 को 10 से डिवाइड किया, 50 लगाया, और अर्निंग पर शेयर हमारा बेटा कितना आ गया था यहाँ पर 2.4। फर्स्ट पार्ट तो इसमें बहुत ही आसान था। फिर बात आती है सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में बेटा इसने क्या लिखा है हमें, कहता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी फॉर डिबेंचर एंड द इक्विटी। थोड़ा उसने घुमा के बात बोली है, लेकिन आपसे यहाँ पर दो सोर्सेज की उसने कॉस्ट मांगी है। कौन कौन से दो सोर्सेज की कॉस्ट मांगी है, उसने मांगा है आपसे केडी मांगा है, और दूसरा सोर्स यहाँ पर कौन सा मांगा है, एक केडी मांगा है और दूसरा इसने आपसे केई मांगा है। अब मुझे बताओ
केडी के लिए बेटा क्या करते थे आप, केडी के लिए क्या करते थे, क्या यहाँ पर आपको डिबेंचर का, जो भी यहाँ पे डिबेंचर दे रखे हैं केडी निकालने के लिए, क्या यहाँ पर कोई रिडेम्पशन पीरियड दे रखा है आपको? नहीं सर, रिडेम्पशन पीरियड तो कोई नहीं दे रखा। इसका मतलब कौन सा डेट मान के सॉल्व कर दोगे? सर हम इसको ये मान के सॉल्व कर लेंगे कि परपीचुअल डेट है। कौन सा डेट है? परपीचुअल डेट है। अच्छा, मार्केट प्राइस दे रखा है डिबेंचर का, कितने रुपए है मार्केट प्राइस डिबेंचर का? 95 रुपए दे रखा है, लेकिन ना डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं बता रखी। अब जरा सोचो, अगर किसी कंपनी के डिबेंचर का मार्केट प्राइस 95 रुपए है तो फेस वैल्यू क्या एज्यूम करना ठीक रहेगा? सर फेस वैल्यू यहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी फेस वैल्यू डिबेंचर की जो होगी वो 100 रुपए होगी। भी 95 रुपए के, और वैसे भी हमने क्लास में कितनी बार बोला है कि डिबेंचर की कभी भी आपको फेस वैल्यू अगर एज्यूम करनी पड़े तो वो हमेशा 100 रुपए ही एज्यूम की जाती है। तो यहां पर मैं फेस वैल्यू डिबेंचर की मुझे दे नहीं रखी थी तो मैंने एज्यूम कर ली थी। कितनी एज्यूम करी थी? 100 रुपए एज्यूम कर ली थी। अब हमारा बताओ बेटा, पहले केडी का फॉर्मूला क्या होता है? सर केडी का हमारा फॉर्मूला होता था, केडी का फॉर्मूला होता था आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया ही था। आई बेटा कैसे आता है? सर आई हमारा आता है एक डिबेंचर का इंटरेस्ट, हमने यहाँ पे 100 रुपए हमने फेस वैल्यू अज्यूम कर लिया है, तो 100 रुपए का 10% निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? आई आई आ जाएगा हमारा 10 रुपए का आ जाएगा। नेट प्रोसीड जो टैक्स रेट तो यहाँ पर हमें दे ही रखा है, टैक्स रेट हमें दे रखा है, कहाँ गया? ये रहा 40% का टैक्स रेट लिखा है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बची बात नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होता था बेटा? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो व्हाट इज इशू प्राइस? अगर हमें इशू प्राइस क्वेश्चन बता दे तो ठीक है, नहीं बताएगा तो हम मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लेते थे। ये बात कितनी बार बोली है क्लास में? अगर हमें इशू प्राइस दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लेते हैं। यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस डिबेंचर का दे रखा है 95 रुपीज का, तो 95 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेट प्रोसीड हो जाएगा। अब आप जरा मुझे सोच के बताइए, केडी निकालना हो तो कैसे निकालें? अब सर केडी निकालने के लिए पहले बोला आपने आई, आई हमारा है 10, टैक्स रेट हमारा है 0.4, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6/95 इंटू 100, 6/95 इंटू 100। तो 6 को डिवाइड किया 95 से और हमारा ये आ गया 6.32%। 6.32% हमारा केडी आ जाएगा। आओ जरा एक बार देख लो फाइनल सोल्यूशन, हमने ऐसे कुछ क्लास में किया था। मैंने आपको पहले क्या करवाया था? देखो हमने ये प्रॉपर एग्जाम के सोल्यूशन के लिए ऐसा किया था। हमने सबसे पहले मैंने आपको केडी का फॉर्मूला लिखवा दिया यहाँ पर, है ना? केडी का हमने पूरा फॉर्मूला लिखा, फिर हमने पहले आई निकाल दिया, और क्योंकि हमें यहाँ पर डिबेंचर का फेस वैल्यू अज्यूम करना पड़ा तो हमने ब्रैकेट में अजम्पशन लिख दी थी। नेट प्रोसीड हमने यहाँ पर क्या मान लिया भाई? इशू प्राइस होता है। इशू प्राइस कब, जब भी कोई कंपनी अपना इशू लेके आती है तो मार्केट प्राइस के आसपास ही लेके आती है। अब आप जरा खुद सोचो, मेरे डिबेंचर का मार्केट प्राइस 95 रुपए चल रहा है, तो क्या मैं अपना इशू 100 रुपए का लेके आ सकता हूँ? कोई खरीदेगा नहीं डिबेंचर, मार्केट से ही खरीद लेगा वो इंसान, तो मुझे मार्केट प्राइस पे इशू प्राइस देना पड़ेगा। रादर मार्केट प्राइस से भी कम पे इशू प्राइस होता है जनरली, लेकिन वो जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तब। लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहेगा तो मार्केट प्राइस को हम जनरली इशू प्राइस मान लेते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर थी नहीं, केडी का फॉर्मूला लगाया और 6.32% जैसे कि हमने कहा था वो हमने कंप्यूट कर दिया, हो गया यहाँ पे खत्म। उसके बाद बेटा दूसरी कॉस्ट हमें यहाँ पर कौन सी निकालनी है? दूसरी कॉस्ट हमें यहाँ पर निकालनी है केई। अब केई निकालने के लिए यहाँ पर जो बेटा मॉडल लग सकता है, यहाँ पर जो मॉडल लगेगा वो अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच लगेगा, क्योंकि ना बाकी मॉडल मैंने भी आपको रिवाइज नहीं करवाया, लेकिन बाकी मॉडल का ना यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी मॉडल्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहाँ पर है नहीं। तो अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने बताया था E1 अपॉन P0 इंटू 100, E1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है ना? E1 अपॉन P0 इंटू 100। अब जरा मुझे बताओ सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमारी जो अर्निंग है वो कैसे आएगी? सर अर्निंग कैसे आनी है? अर्निंग तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अरे भाई आपने अभी अभी ए पार्ट में मेरे साथ क्या निकाला था? अर्निंग निकाली थी, अर्निंग पर शेयर। कितनी निकाली थी अर्निंग पर शेयर? 2.4 निकाली थी। अब लेकिन हमें बेटा कब की चाहिए होती है? 1 साल बाद की। अब 1 साल बाद की जो अर्निंग चाहिए होती है उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है? हमारी ग्रोथ होना जरूरी है। अब क्लास में कितनी बार बताया, अगर ग्रोथ नहीं दे रखा तो बेटा क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को जीरो ही मानना पड़ेगा। ग्रोथ जीरो होने का मतलब ये नहीं कि हमने पूरे साल में कुछ कमाया नहीं। ग्रोथ जीरो होने का मतलब ये है कि अगर हमने पिछले साल 2.4 कमाया है तो अगले साल भी हम 2.4 ही कमाने का सोच रहे हैं। मतलब हमारी जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है वो 2.4 ही है, हम ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, मान लो किसी बच्चे के पिछले साल भी 100 में से 80 नंबर आए थे, इस बार भी वो 100 में से 80 ही एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो जो है कांस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके मार्क्स में कोई ग्रोथ नहीं है ना? ठीक है, सही यहां पर है। अगर हमें ग्रोथ रेट देगा बेटा तब तो हम ये मानेंगे ना कि हाँ हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। अगर ग्रोथ रेट नहीं देगा तो क्या माने कि जो हमारा E0 है वही हमारा E1 होगा। यहां पर हमें जो है लास्ट ईयर का डेटा दे रखा होगा। अब E0 तो मतलब अर्निंग पर शेयर तो आपने निकाल ही लिया। जब ग्रोथ रेट क्वेश्चन में है ही नहीं तो आप E1 निकालेंगे कैसे? तो E0 को ही बेटा क्या मान लेते हैं? E1। और मैंने आपको वहां पर एक ट्रिक बताई थी कि अगर मान लो ग्रोथ रेट क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो आप भी ना E के नीचे 0 या 1 मत लगाना, सिर्फ E लिख के बाद खत्म कर देना।
तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें 2.4 की बेटा हमारी अर्निंग है। अच्छा, उसके बाद आता है P0। P0 हमें दे रखा है कितने रुपए है, 15 रुपए। तो 2.4 को 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से 2.4 को 15 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा ये कितना की आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया हमारा 16% आ गया। दिस इज के। देख लो क्लास में मैंने कैसे सॉल्व कराया था इसको, ये रहा आपके सामने। के ई निकालने के लिए हमने देखो मैंने आगे ई के आगे कोई जीरो नहीं लगाया, अपॉन P0 इंटू 100 और हमारा के ई आ गया 16%। बिल्कुल ठीक ऐसा क्वेश्चन बेटा क्लास में फिर मैंने आपको 32 नंबर कराया था। 32 नंबर देखो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा 32 नंबर। ये सेम क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन कराए थे, दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे बेटा क्लास में ही। मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दिए थे कि लिटरली उसके बाद कुछ और जरूरत बचती नहीं। अगर आप अपने क्लास नोट को भी देख लोगे ना अच्छे से, कुछ भी कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो करवा रखा होता है उसमें, लेकिन बच्चा अपने क्लास नोट्स को ठीक से देखता नहीं है। ये सबसे बड़ा कह सकते हो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। बाकी चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बेटा सेम क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व कराया था। बस यहाँ पर एक नई बात क्या थी कि हमें ना टैक्स रेट इस क्वेश्चन में निकालना पड़ा था। इनकम टैक्स हमें दे रखा है 36 रुपीज का, टैक्स रेट नहीं दे रखा था। तो फिर मैंने कहा था क्या दिक्कत है, आप मुझे बताओ। इनकम टैक्स अगर 36 है, इससे पहले हमने 72 की अर्निंग कमाई है, 72 में से 36 रुपए अगर हमने सरकार को दे दिया तो हमने कितना परसेंट सरकार को दे दिया। अगर मुझे टैक्स रेट निकालना हो तो 36/72 इंटू 100 हमने कितना परसेंट सरकार को दे दिया, हमने 50% सरकार को दे दिया। तो इस क्वेश्चन में जो एक नया काम मैंने आपको करवाया था वो क्या करवाया था, मैंने यहाँ पर टैक्स रेट पहले आपको निकलवाया था। टैक्स रेट यहां पर पहले निकलवाया था भाई, दो क्वेश्चन करवाए थे तो कुछ तो उसमें अलग था, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराए थे। और सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे मैंने कहा एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो गया। अगर आप देखें तो यही गाइडलाइन है, और गाइडलाइन वालों ने मतलब जब इंस्टीट्यूट ने पूछा तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ी केयर करी। इंस्टीट्यूट ने सेम क्वेश्चन पूछा लेकिन यहां पर उसने टैक्स रेट थोड़ा सा ऑफकोर्स बदल दिया, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बदली हुई थी। और यहां पर आप देखोगे तो टैक्स रेट इंस्टीट्यूट ने दिया था, 30% का टैक्स रेट यहां पर इंस्टीट्यूट ने दिया था। तो काम तो हमारे लिए आसान हो गया ना। और सेम क्वेश्चन हमने कर रखा था क्लास में, जिसने भी क्लास वाले क्वेश्चंस कर रखे होंगे आराम से ये अटेम्प्ट कर पाया होगा एग्जाम में। बाकी ये क्वेश्चन तो था बेटा, ये क्वेश्चन अभी भी कहूंगा इंपॉर्टेंट है, भले ही एक बार आ चुका है पहले, ये प्रोफेशनल एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन वापस से, तो जरूर देख के जाना है। 32 और 33 अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच के लिए अगर हम कहें तो हिट लिस्ट में रखिएगा बेटा। चलिए बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अगले मॉडल को रिवाइज करते हैं, और हमारा नेक्स्ट मॉडल है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। देखो बेटा चार मॉडल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स अगर कोई है, एक तो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ये शायद सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो मॉडल एक इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को बेटा आप ध्यान रखिए अपनी हिट लिस्ट पे रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। जब भी केई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पर बेटा जो हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पर जो हम के निकालते हैं उसके लिए हमारा फॉर्मूला है D1/P0 और फिर है +G। अब इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बेटा आपको वही क्लास वाले एग्जांपल एक बार रिवाइज करवाता हूँ जो मैंने क्लास में लिए थे। आइए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को बेटा समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा इस मॉडल को समझने के लिए भी मैं जो सारी बात बोलूंगा वो बात करूंगा इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहेगा वही कंपनी के लिए क्या होगा, कॉस्ट। शेयर होल्डर के लिए रिटर्न है और कंपनी के लिए वही क्या है, कॉस्ट। तो इसको भी समझने के लिए हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक। अब देखो बेटा जब भी मैं किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं ना उस कंपनी के शेयर से दो तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं। एक तो मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूं डिविडेंड, हर साल जो मुझे डिविडेंड मिलता है हर साल मिले, या हर क्वार्टर के बाद इंटरिम डिविडेंड मिले, लेकिन मैं जो है हर साल उस कंपनी से डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं। दूसरा मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं उस कंपनी के शेयर के प्राइस में इंक्रीज होने की, मतलब मैं वहां पर एक कैपिटल गेन भी एक्सपेक्ट करता हूं। अगर मैंने 100 रुपए किसी कंपनी में आज इन्वेस्ट किए हैं तो मैं चाहता हूं कि उस कंपनी का शेयर प्राइस जो है एक साल के बाद 110, 112, 115, 120 हो जाए। मतलब ये कि मैं उस कंपनी के शेयर प्राइस में भी इंक्रीज चाहता हूं। जैसे सपोज जब आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी हम दो तरह की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी से रेंटल आता रहे, ठीक है। और ठीक ऐसे ही वो ये भी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का जो दाम है वो भी बढ़ता चला जाए, मतलब वहां पर भी वो कैपिटल गेन भी एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जैसे प्रॉपर्टी और शेयर्स में देखें दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। प्रॉपर्टी में हम हर साल जो एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उसको रेंट बोलते हैं, और शेयर्स में जो हम हर साल एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉपर्टी में भी हम चाहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा प्राइस जो है प्रॉपर्टी का बढ़ जाए, और शेयर्स में भी हम यही चाहते हैं कि जितने रुपए का हमने शेयर खरीदा है उससे ज्यादा दाम हो जाए उसका। तो यहां पर आप पहले तो समझे बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को हम, क्योंकि हम यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं और वो ऑफ कोर्स एक शेयर की निकाल रहे हैं, तो यहां पर एक शेयर होल्डर की दो तरह की रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है। एक एक्सपेक्टेशन होती है डिविडेंड की और दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है किसकी, दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है कैपिटल गेन की।
अब यहाँ पर भी बेटा मेरे साथ वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में लिया था, अब यहाँ पर ऑफकोर्स थोड़े से फैक्ट ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना प्लीज। आज बेटा मैं किसी कंपनी के शेयर में अगर मान लो पैसे लगाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपए। आज मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगाया, 100 रुपए का एक शेयर खरीद लिया मैंने उसका। और जब मैं ये शेयर खरीदता हूं तो मैं अब एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो मैं अब सारे के सारे, ध्यान रखना बेटा, एस्टिमेशंस करने वाला हूं। मैं दो एस्टिमेशन लगाऊंगा कि एक साल के बाद कंपनी मुझे डिविडेंड कितने रुपए का देगी। पहले तो ये बात करेंगे, क्योंकि हम यहां पर एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सारी बातें एक साल बाद की ही करने वाले हैं। तो एक साल के बाद मान लो मेरे को ये लगता है कि जो ये कंपनी है ये मुझे 15 रुपए का डिविडेंड दे देगी। 15 जो ज्यादा हो गया, मान लो 5 रुपए का डिविडेंड दे देगी। हमने मान लिया कि हमें एक साल के बाद, मतलब एज्यूम कर लिया कि हमें एक साल के बाद ये कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड दे देगी, 5 रुपए का डिविडेंड दे देगी। ठीक है। और एक साल के बाद ना कंपनी का मान लो जो मार्केट प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा और बढ़ के हो जाएगा 115 रुपए। कितना बढ़ के हो जाएगा? 115 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ध्यान से सोचें बेटा, तो हमने 100 रुपए इस कंपनी में लगाए और कंपनी मुझे एक साल के बाद अगर देखा जाए तो 120 रुपए वापस करने वाली है। 5 रुपए तो कैश में दे देगी और मेरा शेयर जो है 115 रुपए का हो जाएगा। अगर मैं बेच दूंगा मार्केट में तो 115 रुपए का बिक के मेरे पास कैश आ सकता है। मतलब एक साल बाद मेरे जो वर्थ है 100 रुपए की, जो मैंने आज 100 रुपए लगाए, एक साल के बाद बेटा ये कितने हो जाएंगे? एक साल के बाद यही जो 100 रुपए है 120 रुपए हो जाएंगे, है ना। यही हम बात मान के चल रहे हैं। ये बात हमने एज्यूम करी है कि सारे एस्टिमेशन है कि हम आज 100 रुपए लगा रहे तो एक साल बाद इस कंपनी से मुझे क्या मिलना एक्सपेक्टेड है। तो मैंने डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन जो है वो मैंने एस्टिमेट किया, और मैंने ये एस्टिमेट किया कि कंपनी का शेयर प्राइस लगता है कि हाँ 15% से तो ग्रो कर ही जाएगा, तो 100 रुपए का शेयर कितने रुपए का हो जाएगा? 115 रुपए का हो जाएगा। अब ये बात आपको साफ साफ दिख रही है कि आपने टोटल 20 रुपए कमाए हैं, 5 रुपए डिविडेंड के नाम के और 15 रुपए कैपिटल गेन के नाम के। अगर मैं टोटल रिटर्न आपसे पूछूं तो कितना कमाया है हमने? 20% कमाया है। 20 रुपए को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि 20 रुपए रिटर्न मिला है 100 रुपए लगाकर, तो 20% का रिटर्न कमाया है। अब लेकिन ना ये जो यही 20% का रिटर्न ना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल देखो कैसे निकालता है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का क्या तरीका है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलता है, अच्छा तुम्हें डिविडेंड का रिटर्न कितना मिल रहा है? हमें डिविडेंड का रिटर्न सर 5 रुपए मिल रहा है। तो मुझे अगर इस डिविडेंड के रिटर्न को परसेंटेज में, या फिर कहें कि अगर मुझे परसेंटेज में ये रिटर्न चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? सर आप 100 रुपए लगा रहे हो और डिविडेंड के नाम का ना आपको 5 रुपए मिल रहा है। डिविडेंड के नाम का कितना मिल रहा है? 5 रुपए मिल रहा है। और आपका जो ये प्राइस है ना, ये जो प्राइस है आपका, ये प्राइस आज कितने रुपए का था? 100 रुपए का। और ये प्राइस एक साल बाद कितने रुपए का हो गया? 115 रुपए का। मतलब ये कि मुझे अगर ये निकालना हो तो मेरा शेयर में कितना इंक्रीज आया, शेयर के दाम में कितना इंक्रीज आया, तो आप बोलोगे 15% का शेयर का दाम इंक्रीज हुआ। मतलब ये कि मुझे डिविडेंड का जो रिटर्न मिल रहा है, जो डिविडेंड का रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 5% का, और जो कैपिटल गेन का रिटर्न मिल रहा है, कैपिटल गेन में तो जो प्राइस में एप्रिसिएशन आएगा वो कितने का मिल रहा है बेटा? 15% का। तो दोनों को मिला के मुझे कितना मिला? दोनों को मिला के मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है। और यही 20% बेसिकली क्या है बेटा? यही 20% जो है वो है हमारा क्या? ओके। और कौन से मॉडल से? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। अभी मैं फॉर्मुला आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं वापस से। तो हमारा देखो बेटा यहाँ पर फॉर्मुला क्या है, हम कह रहे हैं देखो D1/P0। D1/P0 क्यों लिखा? आज 100 रुपए लगाएंगे तो एक साल बाद 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, प्लस कैपिटल गेन के लिए पता है क्वेश्चन हमें क्या करेगा? वो जो शेयर प्राइस में जो इंक्रीज होता है ना, वो हमारा जो क्वेश्चन है हमें ग्रोथ रेट के फॉर्म में देगा। देखो जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर कंपनी ने मान लो 5% से अगर अपने अर्निंग्स को ग्रो किया है तो प्रैक्टिकली आप देखोगे शेयर प्राइस में भी 5% से ग्रोथ आती है। अगर हमने मान लो अपने अर्निंग्स को 10% से ग्रो किया है तो शेयर प्राइस में भी 10% से ग्रोथ आती है। देखो वैसे तो स्टॉक मार्केट को बेटा और बड़े सारे सेंटिमेंट्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जितने परसेंटेज से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है उतने ही परसेंटेज से कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस में भी इंक्रीज आता है। जनरली ऐसा होता है। बाकी हमें क्वेश्चन में ना ये जो 15% है ना, ये क्वेश्चन में हमें ऐसे शेयर प्राइसेस से नहीं निकालना पड़ेगा गेन। क्वेश्चन में हमें जो ये है ग्रोथ रेट के नाम से दे रखा है, देगा कितने, किसके नाम से देगा? ग्रोथ रेट के नाम से देगा। और हमें 15% की ग्रोथ रेट सीधे सीधे दे देगा। इसका मतलब 5% ये, 15% ये, तो टोटल हमारा कितने का हो गया? 20% का रिटर्न हमारा हो जाएगा। ठीक है। मैं अब आपको एक छोटे से एग्जांपल से और बताऊंगा, लेकिन वो मैं बताऊं एक और एग्जांपल, उससे पहले ना एक बार फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर। फॉर्मूला देखो बेटा क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या है यहाँ पर? D1/P0। ये D1/P0 कौन सा हिस्सा है? मेरे डिविडेंड का रिटर्न, कि मैं अगर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो डिविडेंड का मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। और G क्या है? मेरा कैपिटल गेन का रिटर्न।
कि मुझे कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में कितना मिलने वाला है। ये दोनों को मिला के हमारा जो है टोटल रिटर्न आता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, के ही बोल देते हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर का रिटर्न है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्या है, कॉस्ट है। अब एक बात जो बड़े ध्यान देने वाली है, जो मैंने जब मैं क्लास में जब ये डिस्कस करा तो मैंने बहुत बार रिपीट करी थी आपके लिए ये बात, और वो ये बात ये थी कि D1 अपॉन P0 जो है, ध्यान रखिए बेटा, ये ना परसेंटेज में नहीं आएगा। जैसे हमारा अभी इस एग्जांपल में D1 कितना था 5 और प्राइस कितना था 100, तो D1 अपॉन P0 करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये तो 0.05 निकल के आएगा। और ग्रोथ रेट जो है वो कितने की है, 15। तो आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चंस में ग्रोथ रेट तो 15% रखी होगी, तो यहां पर अगर आप 15 लिख दोगे और ये 0.05 लिखोगे तो ना ये कंपैटिबल नहीं है। जैसे देखो यहां पर मैंने ये क्लास में, देखो ये क्लास में ही लिख के आपको प्रूव करवाया था, क्या प्रूव करके दिखाया था कि 5/100 जो है ये तो बेटा डेसिमल में दे रखा है। ध्यान रखिए बेटा, यहां ना 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है, हमारा जो ये आंसर आता है ये डेसिमल में आता है। हमें फाइनल आंसर को 100 से बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सीधे सीधे परसेंटेज में कब आता, जब यहां पर D1 अपॉन P0 इंटू 100 लिखा होता, लेकिन इंटू 100 तो है ही नहीं। और अगर आप D1 अपॉन P0 करोगे तो ये तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0.05। लेकिन 0.05 क्या होता है, ये तो कोई ऐसे कोई परसेंटेज थोड़ी बताते हैं, परसेंटेज में तो मुझे 5% बोलना पड़ेगा। अच्छा, ग्रोथ रेट हमें कितनी देगा क्वेश्चन में, 15% की, तो मैं ना 15% को भी लिख दूंगा 0.15। अभी मैं एक आध एग्जांपल जो मैंने क्लास में कराया था आपको एक बार रिव्यू करवा दूंगा कि कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि D1 अपॉन P0 जो है ना, इसके आगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, तो हमारा जो रिटर्न है ना डेसिमल में आएगा, इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ग्रोथ रेट जो है ना वो आपको परसेंटेज में दे रखी होगी। तो दोनों को मैं ऐड कर पाऊं, तो दोनों को ऐड करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ग्रोथ रेट की तरह इसके आगे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसके आगे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों ये 5% हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा, और ये 15% तो है ही, तो दोनों मिला के 20% हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर आप क्या करो, जो ग्रोथ रेट है उसको भी डेसिमल में लिख लो, पहले उसको भी डेसिमल में लिख लोगे, और डिविडेंड वाला जो रिटर्न है वो तो डेसिमल में आएगा ही, दोनों को जोड़ देना और फिर फाइनल आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो बेटा आप आज ना किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, और मान लो आज का जो उसका प्राइस है ना वो 1000 रुपए है। आज का प्राइस कितने रुपए है, आज का प्राइस 1000 रुपए है, और एक साल के बाद आपको लगता है कि ये कंपनी आपको 40 रुपए का डिविडेंड भी दे देगी। एक साल के बाद ये कितने रुपए का डिविडेंड दे देगी, 40 रुपए का डिविडेंड दे देगी। और एक साल के बाद ना इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी ना बढ़ के 1050 रुपए हो जाएगा। ये आपको लगता है, आपने एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि बेटा आज हम लगाएंगे पैसा तो उसको तो P0 बोलेंगे, और एक साल बाद जो भी मिलेगा उसके नीचे 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और 1 का मतलब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हमें एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर डिविडेंड कितना मिलने की एक्सपेक्टेशन है, 40 रुपए की, और हमारे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितने रुपए हो जाएगा, 1050 रुपए। अगर आप देखो तो टोटल आपके 1000 रुपए की वर्थ कितने रुपए हो जाएगी, 1090 रुपए। यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैंने 9% का रिटर्न कमाया है, 9% का रिटर्न कमाया है। यही 9% क्या है, यही 9% हमारा क्या ही है। लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए बेटा हमें कैसे यहां पर लिखना होता है, कैसे हमें सोचना होता है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एग्जाम में पता है किस तरह से इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको एग्जाम में बताएगा कि हमारा P0 है 1000 रुपए। एग्जाम में वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन एग्जाम वाले कुछ दिखाऊंगा अभी। P0 देगा 1000 रुपए, ठीक है, और हमें क्या दे देगा, और हमें D1 देगा 40 रुपए, ऐसे देगा एग्जाम में क्वेश्चन, D1 40 दे देगा। और ध्यान रखें जो ये ग्रोथ रेट है ना, जैसे हमारा 1000 रुपए से जो ये शेयर है बढ़ के 1050 रुपए हो गया, हमारे शेयर प्राइस में ग्रोथ कितने की आई है, अगर आप देखो तो 5% की ग्रोथ आई है। तो क्वेश्चन में वो आपको सीधे ग्रोथ देगा, 5% की। क्वेश्चन में बेटा सीधे क्या देगा आपको, क्वेश्चन में वो सीधे ग्रोथ देगा आपको, कितने की ग्रोथ दे देगा, 5% की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की मदद से केई को कंप्यूट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले केई का फॉर्मूला लगाओगे। केई का फॉर्मूला क्या है, केई का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट। फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट। ये वाला जो कंपोनेंट है ये डिविडेंड का रिटर्न बताता है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कैपिटल गेन का रिटर्न बताता है। दोनों अगर देखें तो एक डिविडेंड का रिटर्न है और दूसरा किसका है, कैपिटल गेन का रिटर्न है। अब आप जरा देखिए डिविडेंड कितने का मिल रहा है, 40 रुपए का, और हमने कितने रुपए लगाए हैं, 1000 रुपए, ठीक है, और ग्रोथ रेट कितना दे रखा है, 5%। अब आप जरा खुद सोचिए, क्या बेटा ये दोनों एडेबल हैं, क्या ये दोनों एडेबल हैं? भाई D1 अपॉन P0 अगर मैं करता हूं, सिंपली इतना करता हूं, तो ये तो 0.04 आ रहा है, मेरा रिटर्न 0.04% थोड़ी है। 1000 रुपए पे 40 रुपए मिले तो 4% ना, ये तो ध्यान रखिए बेटा, फॉर्मूला में ना कोई भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो रखा, फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो रखा। इसका मतलब जो ये रिटर्न आ रहा है ये डेसिमल में आ रहा है, 100 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है, बेसिकली 100 से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रखा।
इसलिए जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस तरीके से कुछ इनबिल्ट है कि वो जो रिटर्न देता है डिविडेंड वाला वो डेसिमल में देता है 0.04, लेकिन जो ये हमारा ग्रोथ रेट है वो तो सीधा परसेंटेज में है। तो दोनों को ऐड कैसे करोगे, एक परसेंटेज में है और एक डेसिमल में है, दोनों ऐड तो हो नहीं सकते। या तो दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, मतलब या तो फॉर्मूला को चेंज कर लो d1/p0 इंटू 100 कर लो, मतलब या तो आप फॉर्मूला को ही चेंज कर लो, यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सीधा 4% निकल आएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं, अगर आप ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करके आओगे ना एग्जाम में तो हमारा इंस्टीट्यूट हो सकता है नंबर काट ले इस बात के, इसलिए हम ये तो नहीं कर सकते। एकेडमिकली फॉर्मूला क्या है, d1/p0 + g। इसका मतलब हमें बेटा g को भी पता है कैसे लिखना है, हमें ग्रोथ रेट को भी डेसिमल में ही लिखना है, मतलब यहां पर 5% नहीं लिखेंगे हम, यहां पर हम कैसे लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे 0.05। हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे 0.05, ठीक है। तो 0.04 + 0.05 टोटल कितना हो गया 0.09, और 0.09 का मतलब हो गया ये 9%, ऐसे करके आएंगे। मतलब ग्रोथ रेट आपको जो भी दे रखी हो परसेंटेज में, पहले बेटा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा फॉर्मूला में, तभी वो दोनों एडेबल हो पाएंगे, क्योंकि d1/p0 के साथ 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है, और ग्रोथ रेट वो ज्यादातर आपको परसेंटेज में ही देगा। तो या तो दोनों को डेसिमल में रखो या दोनों को परसेंटेज में रखो, तो दोनों को परसेंटेज में रखने के लिए तो मुझे d1/p0 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो ऐसा कोई फॉर्मूला एकेडमिकली नहीं रखा। तो मैं क्या करूंगा, फिर ग्रोथ रेट को ही चेंज कर दूंगा, ग्रोथ रेट को भी डेसिमल में लिखूंगा ताकि दोनों एडेबल हो पाए, ठीक है। अब ना एक एग्जांपल हम जो मैंने क्लास में करवाए थे मैं एक बार रेफर कराता हूं, जैसे कि सपोज ये क्वेश्चन नंबर 35 ही मान लो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 हमने जो है क्लास में सॉल्व किया था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। आओ जरा देख लेते हैं एक बार, ये देखो क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर बेटा क्या लिखा है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जब भी वर्ड लिखे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। जब भी एक्सपेक्टेड वर्ड लिखे, विल वर्ड लिखे, शेल लिखे, मतलब जब भी फ्यूचर की बात करे तो समझ जाना वो d1 दे रखा है, और जब भी अभी हाल फिलहाल की बात करें, पास्ट की बात करें, करंट की बात करें, इसका मतलब d0 दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला में d1 चाहिए। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड दे रखा है 10 रुपए का, कंपनी कह रहा है कितने से ग्रो करेगी, 5% से, करंट मार्केट प्राइस 200 रुपए का है। अब जरा सोचो, मेरे को d1 दे रखा है, मुझे 10 रुपए फ्यूचर में मिलने वाले हैं, ठीक है, d1 दे रखा है, और मेरा मार्केट प्राइस कितने रुपए का है, 200 रुपए का है। अगर मैं 10 को 200 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब 10 को p0 से डिवाइड करता हूं, 10/200 करता हूं, तो ये आता है बेटा 0.05। ध्यान रखें 0.05 ये परसेंटेज रिटर्न नहीं है, डेसिमल में रिटर्न है। या तो मैं इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर साथ में 5% जोड़ दूं, तो ये जो हो जाएगा 10/200, ये कितना 5% का रिटर्न ये हो गया, और साथ में 5% ग्रोथ का, दोनों को जोड़ के 10 हो जाएगा। लेकिन बेटा हमारे फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई करना है ही नहीं, ये तो हम कर नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर ग्रोथ रेट भी पता है डेसिमल में ही लिखनी पड़ेगी, मतलब 5% नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.05। अब 0.05 + 0.05 10% हमारा जो है यहाँ पर। अब देखो इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। ये देखो सामने सोल्यूशन, सबसे पहले d1 दे रखा है, हाँ दे रखा है, ग्रोथ रेट दे रखा है, दे रखा है, p0 पता है, के निकालने के लिए क्या करोगे, d1/p0 + g, d1/p0 + g हमने किया, d1/p0 क्योंकि ये डेसिमल में था तो ग्रोथ रेट भी हमने डेसिमल में लिखी है, 5% नहीं लिखी है, डेसिमल में लिखी है। तो 0.05 दोनों को जोड़ दोगे तो 0.1 हो जाएगा, और फिर लास्ट में लिखोगे दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकालना। मतलब जब आपका फाइनल आंसर आ जाए तो फाइनल आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर देना। दिस इज के 10%। अभी बेटा मैंने आपको जिस तरीके से अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में बताया था कि अगर मान लो हमें E0 दे रखा हो और ग्रोथ रेट दे रखा हो, तो ध्यान रखें हमें E1 चाहिए, हमें हमें अभी की अर्निंग नहीं चाहिए। जो अभी की अर्निंग दे रखी है वो तो कंपनी ने पास्ट में कमाया है, मैं तो अभी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, मुझे तो 1 साल के बाद कंपनी कमा के देगी ना। तो मुझे अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में क्या चाहिए था, E1। ठीक है, ऐसे ही डिविडेंड मुझे कौन सा चाहिए, मुझे अभी का नहीं चाहिए, अभी जो बांटा है वो नहीं चाहिए। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो फ्यूचर में डिविडेंड भी तो ज्यादा बांटेगी ना। अगर कंपनी ने पास में 10 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए के हिसाब से डिविडेंड दिया होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कंपनी 12 रुपए कमाएगी तो डिविडेंड तो फिर 12 रुपए के हिसाब से देगी ना। मतलब डिविडेंड का जो है अमाउंट भी बढ़ेगा अगर कंपनी ग्रो करती है। तो अगर हमें क्वेश्चन में D0 दे रखा हो, मतलब आज का डिविडेंड दे रखा हो, तो मुझे D1 चाहिए। और D1 निकालने के लिए क्या तरीका, जो E1 निकालने के लिए था, मैंने E1 के लिए क्या बताया था आपको कि E1 निकालने के लिए क्या करना, E0 को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1 + g से। ऐसे ही D1 निकालने के लिए क्या करोगे, D1 निकालने के लिए D0 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1 + g से। अब देखो बेटा ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास में करवाया था, और इस एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, लास्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मतलब ये वो डिविडेंड है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया था। और इस रिसेंटली डिक्लेयर्ड डिविडेंड में अगर हम देखें तो कितने रुपए डिक्लेयर किए थे, 10 रुपए। मुझे लास्ट डिक्लेयर्ड नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, आगे कंपनी कितना बांटने वाली है ये बताओ।
तो लास्ट डिक्लेयर डिविडेंड जो भी होगा, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो डिविडेंड में भी तो ग्रोथ आएगा। तो अगर हमें D0 दे रखा है और ग्रोथ रेट दे रखा है 10% का, इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा अब वो 10 रुपए नहीं मिलेगा। 10 रुपए तो तब मिलता है जब कंपनी ग्रो नहीं कर रही होती। कंपनी ग्रो करेगी तो मुझे कितने रुपए का डिविडेंड देगी? मुझे अब 11 रुपए का डिविडेंड देगी। तो 11 रुपए निकालने का एक सिंपल तरीका तो क्या दिख रहा है? 10 रुपए का 10% मतलब 1 रुपए की ग्रोथ होगी। या फिर मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, हम क्या करते हैं, D0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस ग्रोथ रेट से, इसे सीधा निकल आता है। और हमारा 10 रुपए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस ग्रोथ रेट 10% का है, इसको लिखूंगा 0.10। क्या लिखूंगा? 0.10। तो 10 को 1.1 से मल्टीप्लाई करने पर कितने रुपए आएगा? 11 रुपए आएगा। दिस इज D1। देखो हमने पहले यहाँ पर D1 निकाला, हमने यहाँ पर D1 निकाला। ये तो है आसान सा बेसिक तरीका कि 10 रुपए में 10% निकाल के अलग से जोड़ो। और या फिर क्या करो, D0 को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस जी से। ये बात मैंने आपको अभी पहले भी बताई थी जब अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच समझा रहा था कि D0 और D0 का 10%, D0 निकाल लो कॉमन, तो अंदर बेटा ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 प्लस ग्रोथ रेट, है ना। तो D0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस जी से, हमारा D1 निकल आएगा। और D1 निकलने के बाद अब तो सिंपल सिंपल ही है, के का फॉर्मूला क्या? D1 11 रुपए, P0 110 रुपए। P0 कितना दे रखा है? 110 रुपए प्लस जी, और ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पर? 10% का। मैंने कहा ग्रोथ रेट को ना ध्यान रखे 0.1 लिखना पड़ेगा। 0.1 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 10 लिख दिया तो भाई दोनों एडेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर ध्यान रखें ये तो डेसिमल में आ रहा है। ये अगर परसेंटेज लिख दूंगा तो दोनों को ऐड कैसे करोगे? या तो दोनों परसेंटेज में हो या दोनों डेसिमल में हो। इसलिए हम ग्रोथ रेट को भी डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर बाद में उसको जोड़ते हैं D1 अपॉन P0 के साथ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी देख लो बेटा एक बार आप। ठीक है, देख लिया हुआ। चलो अब एक एग्जांपल मैंने आपको बेटा दिसंबर 2021 का ना क्लास में लिखवाया था। ये देखो मैंने क्लास में लिखवाया था, ये दिसंबर 2021 में आया था ये एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें करंट डिविडेंड दे रखा है। कितने का करंट डिविडेंड दे रखा है? 4.5। जैसे बोले करंट डिविडेंड, इसका मतलब ये क्या है बेटा? D0। ये क्या है? D0। फिर करंट मार्केट प्राइस दे रखा है, ये P0 है। हमें प्राइस तो आज ही का चाहिए क्योंकि पैसे आज लगाएंगे, लेकिन रिटर्न आज का नहीं चाहिए, रिटर्न तो फ्यूचर का चाहिए, क्योंकि रिटर्न तो 1 साल बाद मिलेगा ना। आज पैसे लगा के, क्योंकि हम एनुअल रिटर्न निकालते हैं, तो आज पैसे लगा के रिटर्न कब मिलेगा? 1 साल बाद मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां पर अब कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारा करंट डिविडेंड दे रखा है तो हम निकाल लेंगे अब D1। D1 कैसे निकालोगे? 4.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस जी से। जी कितना दे रखा है? 10%। ये लो जी, हमने 4.5 को 1 प्लस 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर कहें 4.5 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस 0.1 क्या आएगा? 1.1, 4.95 आ गया। दिस इज D1। दिस इज व्हाट? D1। हमें D0 दे रखा है तो D0 नहीं चाहिए, D1 चाहिए। तो 4.5 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा फ्यूचर का मतलब 1 साल बाद का डिविडेंड मिल जाएगा। D1 मिल गया। फिर इसको P0 से डिवाइड कर लो और प्लस कर दो जी, हमारा जो है के ही निकल आएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना बेटा, ग्रोथ रेट जो है ये हमें डेसिमल में ही लिखनी है। 10% दे रखी है, 10 मत लिख देना, ये गड़बड़ कर सकते हो आप। इसको डेसिमल में ही लिखना, 0.1 लिखना, और हमारा जो है यहाँ पर के ही निकल आएगा। इस एग्जाम्पल को भी देख लो। सारी बातें मेरे ख्याल से अब आपको याद आ रही होंगी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, हमने ये भी हमने एग्जाम्पल क्लास में किया था, और ये क्वेश्चन बेटा जून 2021 का था। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब यहाँ ना उसने मुझे डिविडेंड नहीं दिया, यहाँ इसने मुझे क्या दिया? यहाँ मुझे इसने एक्सपेक्टेड ईपीएस दिया है, अर्निंग पर शेयर दिया है। मुझे ध्यान रखकर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में अर्निंग पर शेयर यूज नहीं कर सकते आप। अर्निंग पर शेयर अर्निंग प्राइस मॉडल में यूज होता होगा, लेकिन डिविडेंड, अगर मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करूँ वहां डिविडेंड चाहिए। अब देखो डिविडेंड निकालने के लिए उसने आपको तरीका दिया है। उसने अर्निंग पर शेयर कितनी दी? 40। अर्निंग पर शेयर में और डिविडेंड में बेटा क्या फर्क होता है? अर्निंग पर शेयर मतलब हमने कमाया कितना, और डिविडेंड मतलब उसमें से बांटा कितना। तो 40 रुपए कमाए हैं, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा पे आउट रेशियो 60% का है, और वर्ड्स पे फोकस करें, एक्सपेक्टेड ईपीएस है। एक्सपेक्टेड ईपीएस मतलब फ्यूचर की ईपीएस है। तो फ्यूचर की ईपीएस से अगर आप डिविडेंड निकालोगे तो फ्यूचर का ही निकल के आएगा, मतलब D1 ही निकल के आएगा। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस मतलब 40 रुपए को मैंने 60% से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो बेटा सोल्यूशन, यहां पर हमें एक्सपेक्टेड ईपीएस मतलब E1 दे रखा है ना, E1 दे रखा है। और मैं जब E1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो का क्या मतलब है कि इतना परसेंट हमने पे आउट कर दिया, मतलब डिविडेंड बांट दिया। तो हमने 60% पे आउट कर दिया, तो 40 का 60% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? 24। हमें पे आउट रेशियो कितने का दे रखा है? 60% का। तो 40 का 60% अगर मैंने पे आउट कर दिया तो मेरा D1 कितना निकल के आएगा? D1 निकल के आएगा 24। अच्छा एक बात जरा ध्यान से नोटिस करना, अगर मान लो ये एक्सपेक्टेड ईपीएस ना दे रखा होता, ये बोलता कि ये करंट ईपीएस है या लास्ट रिपोर्टेड ईपीएस है,
अगर ये करंट ईपीएस होता, ध्यान रखो, फिर ये E0 होता, और अगर E0 पर जब आप पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखो फिर डिविडेंड भी D0 निकल के आएगा, D1 निकल के नहीं आएगा। अगर ईपीएस फ्यूचर की है तो डिविडेंड भी फ्यूचर का निकल के आएगा। अगर ईपीएस पास्ट की दे रखी है तो डिविडेंड भी पास्ट का ही आएगा, लास्ट डिक्लेयर ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो हमें क्या लिखा हुआ है, यहां पर हमें हमें अर्निंग पर शेयर फ्यूचर की दे रखी थी, E1 दे रखी थी, पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करके 24 रुपए जो आया ये D1 आया है। उसके बाद D1 अपॉन P0 प्लस जी, D1 24 रुपए आपने निकाला ही है, और P0 हमें देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कितने रुपए का, 500 रुपए का। ग्रोथ रेट 9% दे रखा है, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0.09, और 24 अपॉन 500 किया प्लस 0.09 किया, दोनों मिला के 0.138 आ गया। और लास्ट जब भी जो भी फाइनल आंसर आता है, ध्यान रखो बेटा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी फाइनल आंसर आ जाएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो जाएगी बात खत्म, ठीक है। उसके बाद जो है हमने फिर से एक छोटा सा एग्जांपल और देखा था, ये तो आसान सा ही एग्जांपल था, ये जून 2021 में आया था। प्राइस हमें देखो देखो आज का दे रखा है, करंट डिविडेंड दिया है, सीधे सीधे क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। करंट डिविडेंड मतलब D0 दे रखा है, तो D1 निकालने के लिए क्या करोगे, 8 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 8 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8.8 आ जाएगा हमारा, फिर के ही आराम से निकल जाएगा। 8.8 का हमारा D1, P0 हमें दे रखा है कितना, 90 रुपीज, 90 लिखा, और ऐसे ही ग्रोथ रेट हमने यहाँ पर जो है 0.1 लिख दिया यहाँ पर, है ना, ग्रोथ रेट 0.1। फिर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर को देखो बेटा, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये सारे एग्जाम्पल की मदद से हमने अपना रेगुलर क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था, फिर मैंने आपको जो है हैवी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवाए थे, लेकिन पहले हमने ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था, और ये भी कोई ऐसे हवा वाले एग्जाम्पल थोड़ी थे, ये एग्जामिनेशन वाले एग्जाम्पल्स कराए थे मैंने आपको क्लास में। इस डिस्कशन के बाद बेटा फिर हमने देखा था कि केई के कुछ और नाम भी हो सकते हैं। केई के मैंने आपको ये 3 नाम लिखवाए थे, और ये जो 3 नाम है, जिसमें से पहला नाम है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो बेटा, अभी मैंने आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को जब रिवाइज करवाया तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करवाया, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको भी बताया कि जो चीज शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न है, वही चीज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉस्ट है। अगर शेयर होल्डर 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी के लिए वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट, क्योंकि कंपनी को उतने पैसे कमाने पड़ेंगे अगर शेयर होल्डर की रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो केई का दूसरा नाम हो सकता है। डिस्काउंट रेट हम यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग टॉपिक में, और ऐसे ही कैपिटलाइजेशन रेट जो वर्ड है इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम सीखते हैं, समझते हैं डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक में। मतलब ये कि अगर आप कैपिटल बजटिंग को अगर आप याद करें, वहां पर हम डिस्काउंट रेट मतलब डिस्काउंटिंग करते थे, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर करते थे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट। और मान लो हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा अगर लगा हुआ है, तो वही केई जो है डिस्काउंट रेट का काम करता है कई बार। और कैपिटलाइजेशन रेट को लेकर हम बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी में। लेकिन इस टॉपिक के लिए 100 बात की एक बात, अगर आपको ये 3 नाम दे रखे हैं तो आप उसे किसका किसका समझेंगे कि ये क्या दे रखा है, केई दे रखा है। 3 नाम कौन कौन से हैं, या तो बोलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या बोलेगा आपको डिस्काउंट रेट, या बोलेगा कैपिटलाइजेशन रेट। अब दिमाग में आपके एक सवाल आएगा, सर जब केई तो हमें निकालना है तो केई वो देगा क्यों। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, केई वो क्यों देता है कई बार एग्जाम में। देखो बेटा, हमारे इस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ केई का फॉर्मूला क्या था, तो हमारा केई का फॉर्मूला क्या है, हमारा केई का फॉर्मूला है सर D1 अपॉन P0 प्लस जी। इसका मतलब इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो 4 चीजें हैं। अभी आपने क्या किया, इन 3 चीजों की मदद से केई निकाला, इन 3 चीजों की मदद से केई निकाला, मतलब D1 P0 और जी की मदद से केई निकाला। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो आपसे केई मांगे, कई बार वो केई आपको दे देगा, केई दे देगा, और वो हो सकता है कि इन 4 में से कोई अलग ही चीज मांग ले, मतलब कई आपसे ना मांग के वो आपसे प्राइस मांग ले, मान लो P0 मांग ले। वो हो सकता है कि आपसे ग्रोथ रेट मांग ले, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कई दे दे, D1 दे दे, ग्रोथ रेट दे दे और कहेगा प्राइस निकाल दो, कई दे दे, D1 दे दे, P0 दे दे और कहेगा ग्रोथ निकाल दो। और इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में आते हैं। आओ जरा एक आध क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम वाले दिखाता हूं जो हमने क्लास में किए थे। अब बेटा आप इस क्वेश्चन को देखो, ये एग्जांपल हमने किया था, ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 में आ रखा है, और यहाँ पर हमें करंट डिविडेंड पर शेयर दे रखा है। करंट डिविडेंड पर शेयर देने का मतलब ये है कि हमें इसने क्या दिया हुआ है, इसने हमको D0 दिया हुआ है, और D0 बेटा कितना दिया है, 10 रुपए दिया है। फिर क्योंकि हमें D0 तो चाहिए नहीं होता, हमारे तो फॉर्मूला में D1 लगता है, तो D1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, D1 के लिए हमें D0 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो D0 हमारा 10 रुपए का है, और हमारा ग्रोथ रेट यहाँ पर 10% दे रखा है, तो 0.1 लिख देंगे। तो 10 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके D1 कितना आ जाएगा, 11 रुपए। इसका मतलब D1 हमारे पास आ गया 11 रुपए का। फिर हमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है बेटा, केई दे रखा है, केई 20% का दे रखा है, और हमसे मांगा क्या है इस बार, इसने हमसे करंट मार्केट प्राइस मांगा है। मतलब इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इसने हमसे P0 मांगा है। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको वही केई का पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है। केई का फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन P0 प्लस जी, है ना, यही होता है।
और क्योंकि मुझे यहाँ पर के इस बार दे रखा है, और क्योंकि इस फॉर्मूला से ध्यान रखना बेटा 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो रखा d1/p0 में, के जब आप लिखोगे ना तो के आप यहाँ पर गलती से 20 मत लिख देना, 0.2 लिखना पड़ेगा। के 0.2 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हमारे इस फॉर्मूला से जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो डेसिमल में आता है, 100 से तो हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको के 0.2 लिखना पड़ेगा। d1 कितना है? 11 रुपए। p0 जो है वो हमें निकालना है, और ग्रोथ रेट भी हमें यहाँ पर डेसिमल में ही लिखनी पड़ती है, और ग्रोथ रेट कितना है? 0.1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 11/p0 और 0.2 माइनस 0.1, तो हमारा हो गया 11/p0, और हमारा 0.2 माइनस 0.1 हो गया 0.1, और p0 यहाँ पर आप निकाल लोगे तो p0 आएगा आपका यहाँ पर 110 रुपये आएगा। ये कुछ ऐसे है। अब हमने क्लास में देखो इसको प्रॉपर्ली जैसे सॉल्व किया था, पहले हमने यहाँ पर d0 लिखा, फिर d1 निकाल लिया, के हमें 20% का दे रखा था, फिर के का जब हमने फॉर्मूला लिखा तो ध्यान रखिए बेटा यहाँ पर 0.2 लिखा, 20 नहीं लिखा, 0.2 लिखा, और ग्रोथ रेट में क्या लिखना है? 0.1। क्योंकि हमने अपने सारे फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला को हमने अभी देखा था कि हम डेसिमल में हमारा आंसर आता है, बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फिर हमने ऐसे ही इसकी मदद से p0 निकाल लिया। फिर ठीक ऐसा ही क्वेश्चन बेटा मैंने एक और आपको करवाया था, ये दिसंबर 2019 में आ रखा था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? कह रहा है फॉर्म डिक्लेयर्ड 25% डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। देखो वर्ड बेटा यहाँ पर क्या लिखे थे? फॉर्म डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मतलब पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की बात करना इसका मतलब जो डिविडेंड निकल के आएगा वो d0 निकल के आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमें d1 चाहिए। d1 अगर डायरेक्टली देगा ना तो वो ऐसी बातें करेगा जो फ्यूचर की लगेंगी, है ना, कि एक्सपेक्टेड लिखेगा, टू बी पेड लिखेगा, मतलब या फिर वो बात तो करेगा वो फ्यूचर की करेगा। लेकिन अगर वो वॉज, वर, डिक्लेयर्ड, पास्ट की बातें करे तो उसका मतलब वो d0 निकल के आएगा वहां से। तो हमें बोल रहा है कि फॉर्म ने डिक्लेयर किया 25% का डिविडेंड, फेस वैल्यू ₹10 की है, ग्रोथ रेट दे रखी है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, इस बार के का क्या नाम दे रखा है? कैपिटलाइजेशन रेट के नाम से दे रखा है। फिर ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, पहले तो हमने ऑफ कोर्स 25% ₹10 पे निकालेंगे तो हमारा d0 निकल के आएगा 2.5, ग्रोथ रेट 5% का दे रखा है, इसकी मदद से d1 निकालेंगे, और के हमें यहाँ पर जो है 12% का गिवन था तो हमने 0.12 लिखा, और इस सारे कैलकुलेशन की मदद से फिर हमने p0 निकाल लिया, और p0 हमारा निकल के आया 37.5। इस तरह के बेटा भी क्वेश्चन पॉपुलर है हमारे एग्जाम में, अगर आएंगे तो 2 से 3 नंबर में आ सकता है। और अगर मान लो उसने एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए, एक 3 नंबर, 2 नंबर, तो 1-2 बातें वो और अलग से पूछ लेगा। लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बेटा मान के चलना, ये एक जो है हमारा ऐसा मॉडल है जो एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है, मतलब 16 क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, चलो अब अगली बात सुनो बेटा। अगली बात क्या है? अगली बात क्या है, जो ये प्राइस हम निकालते हैं ना, यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा, ये प्राइस ना, ये प्राइस आइडियल प्राइस है। जो यहाँ पे प्राइस हमारा निकला है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से, ये आइडियल प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। मतलब इस फॉर्मूला से जो हमने प्राइस निकाला है, ये प्राइस स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। होना चाहिए मतलब सर, अगर मान लो सपोज ये हमने जैसे यहाँ पर प्राइस निकाला ₹37.5, इसका मतलब स्टॉक मार्केट में ये प्राइस ₹37.5 का होना चाहिए आइडियली। अच्छा, मैं लेकिन जब स्टॉक मार्केट में देखता हूँ, स्टॉक मार्केट में मैंने अगर जब एनएससी पे देखा कि ये कितने का चल रहा है प्राइस, तो मैंने देखा अरे यार ये प्राइस तो अभी ₹25 चल रहा है। प्राइस देखा मार्केट में सिर्फ ₹25 का चल रहा है। अब ₹25 का प्राइस चल रहा है, इसकी रियल वर्थ ₹37.5 है, तो ऐसे शेयर को हम बोलते हैं ये अंडर प्राइस्ड शेयर है। ऐसे शेयर जो है खरीद लेने चाहिए। अगर एक प्राइस जो है ₹37.5 का होना चाहिए पर मार्केट में ₹25 चल रहा है, इसका मतलब अंडर प्राइस शेयर है, आज नहीं तो कल अपने सही दाम पे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंने जब स्टॉक मार्केट देखा तो देखा वहां तो ये ₹50 का चल रहा है। असली वर्थ कितने रुपए की है? ₹37.5 की, और चल कितने का रहा है? ₹50 का। इसका मतलब पक्का आज नहीं तो कल जब मार्केट टूटेगी तो ये करेक्ट हो जाएगा, शेयर गिर जाएगा। ऐसे शेयर ओवर प्राइस्ड शेयर होते हैं, और ऐसे शेयर्स को हमें फिर टाइम से बेचकर जो है रिटर्न अपना बुक कर लेना चाहिए, है ना। ऐसी कुछ बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी। अब देखो मैं ये सब बातें क्यों बोली है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक और क्लास में करवाया। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पहले एक बार रीड करो तो इसमें हमने क्या बातें लिखी हुई देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो, उसने हमें बताया है कि हमारा जो ये जो इन्वेस्टर है, इसने शेयर ना कभी ₹50 में खरीदा था, और देखो मांगा भी इसने हमसे मार्केट प्राइस है। मैंने जानबूझ के इस एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये बताने के लिए कि मार्केट प्राइस मांगा, क्योंकि कई बार बच्चे पता है क्या सोचते हैं, अरे यार मार्केट प्राइस क्यों मांगा, मार्केट प्राइस तो दे रखा है कि भाई मैंने जितने में खरीदा है मार्केट प्राइस पे खरीदा हुआ है ना। ये ध्यान रखिए बेटा, इतने पर मैंने ये शेयर पहले कभी पास्ट में खरीदा हुआ है, इतने पर ये शेयर मैंने पहले कभी पास्ट में खरीदा हुआ है, ये आज का प्राइस नहीं है, ये P0 नहीं है। इन्वेस्टर बॉट अ शेयर, कभी खरीदा होगा ₹50 में, लेकिन इसने हमसे मांगा कि करंट मार्केट प्राइस क्या हमारा इस शेयर का होना चाहिए। ध्यान रखिए, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की मदद से जो मैं प्राइस निकालता हूं वो एक
आइडियल प्राइस है, ऐसा प्राइस होना चाहिए, इतना प्राइस होना चाहिए, ठीक है। चलो, मतलब इस वाले पॉइंट की एज यहां पर कोई रिलेवेंस नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसे कोई रिलेवेंस नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें तो इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आपने देख ही ली हैं। द कंपनी पेड अ डिविडेंड फॉर द करंट पीरियड, कंपनी पेड अ डिविडेंड, इसका मतलब ये क्या दे रखा है बेटा, ये D0 दे रखा है। D0 कितने रुपए दे रखा है, 3 रुपए। फिर हमें ग्रोथ रेट दे रखी है 12% की, हमने ग्रोथ रेट लिखी है यहाँ पर 12% की। उसके बाद इसकी मदद से हमने D1 निकाल दिया, और D1 निकालने के बाद फिर आपको KE यहाँ पर दे रखा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से दे रखा है KE। फिर आपने KE के ही फॉर्मूला में यहाँ से प्राइस जो है निकाल लिया, KE के फॉर्मूला में आपने पुट किया, और KE हमें गिवन है, D1 हमें पता है, G हमें पता है, तो P0 निकल जाएगा। बस यहाँ पर प्योर मैथ्स है, मैथमेटिकल अब बेसिकली कैलकुलेशन यहाँ पर है। ये एक और सेट ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बारे में मैंने आपको क्या क्या रिवाइज करवाया। मैंने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए आपको बताया, देखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होता है D1/P0 प्लस G। इस फॉर्मूला में D1/P0 के साथ 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है, इसलिए हमें ग्रोथ रेट को भी परसेंटेज में नहीं लिखना, डेसिमल में लिखना है। या तो D1/P0 को 100 से मल्टीप्लाई करो और ग्रोथ को भी परसेंटेज में लिख लो, लेकिन ऐसा फॉर्मूला एकेडमिकली नहीं दे रखा। तो D1/P0 के आगे 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है तो वो डेसिमल में निकल के आएगा, तो ग्रोथ रेट को भी डेसिमल में लेना है, ठीक। तो ये जब आप सारा KE निकाल लोगे इस फॉर्मूला की मदद से, तो लास्ट में जो KE निकल के आएगा उसको आखिरी में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात हमने ये सीखी, तो हमें D1, P0 और G की इन्फॉर्मेशन होगी तो KE हम निकालेंगे। मैंने कहा लेकिन कई बार क्या होता है, KE वो आपको दे देगा, और क्यों दे देगा, ताकि वो कोई और चीज निकलवा पाए। और वो कोई और चीज कौन सी निकलवाएगा, जनरली वो प्राइस निकलवाता है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो है वो ग्रोथ रेट भी निकलवा लेता है, लेकिन जनरली वो प्राइस निकलवाता है। तो अगर प्राइस निकालने के लिए बोलेगा और KE के जो नाम देगा, 3 नाम दे सकता है, कौन कौन से, या तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलेगा, या फिर डिविडेंड, या फिर कैपिटलाइजेशन रेट बोलेगा, और या फिर डिस्काउंट रेट बोलेगा। कोई भी 3 नाम बोलेगा, आपको KE समझना है। फिर KE अगर आप जब लिखो अपने फॉर्मूला में ध्यान रखें डेसिमल में लिखना। KE डेसिमल में क्यों लिखना, क्योंकि जब KE की फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं तो डेसिमल में फाइनल आंसर आता है, इसलिए KE को डेसिमल में लिखना, ये बात ध्यान रखना। और ग्रोथ रेट भी डेसिमल में लिखना, और अपना P0 निकाल लेना। वो जो P0 निकल गया था, हम बोलते हैं वो आइडियल प्राइस होता है जनरली, ठीक है जी। ये बात हमने जो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की मोटे मोटे तौर पर रिवाइज कर ली। अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का बेटा एक एस्पेक्ट और है, वो एस्पेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब बेटा D1 निकालने का मैंने आपको एक तरीका और ये भी बताया था क्लास में और वो क्या तरीका था, हम D1 निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर और रिटेंशन रेशियो की मदद लेते हैं। किसकी, अर्निंग पर शेयर और रिटेंशन रेशियो की मदद लेते हैं। रिटेंशन रेशियो को हम बेटा इस मॉडल में, या फिर जब भी हम रिटेंशन रेशियो का जिक्र करते हैं इस चैप्टर में जिक्र करते हैं, और रिटेंशन रेशियो का जिक्र ना डिविडेंड पॉलिसी में भी आता है। रिटेंशन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट B से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट B से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें कई बार वो क्वेश्चन में क्या देगा, हमें वो कई बार क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर देगा और साथ में रिटेंशन रेशियो देगा। अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो सपोज मैं कहता हूं कि हमने अर्निंग पर शेयर जो है 10 रुपए का रिपोर्ट किया, हमारी कंपनी ने 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर कमाया है। कितने का अर्निंग पर शेयर कमाया है, 10 रुपए का। और मैं आपसे अगर ये कह दूं कि हमने 30% प्रॉफिट्स ना रिटेन किए हैं। 30% प्रॉफिट्स क्या किए हैं, रिटेन किए हैं। आप 30% बोल लो या 0.3 बोल लो, डेसिमल में 0.3, परसेंटेज में 30%। 30% प्रॉफिट्स हमने रिटेन किए हैं। अब एक बात जरा मुझे सोच के बताओ, अगर 30% प्रॉफिट्स हमने रिटेन किए हैं तो उसका क्या मतलब है, 70% प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बी जो है ना, अल्फाबेट बी, ये बेसिकली रिटेंशन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें रिटेंशन रेशियो दे रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% का अगर रिटेंशन रेशियो दे रखा है तो 70% इज द पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो हमने पीछे एक क्वेश्चन एक आज ही डिस्कस किया था, पे आउट रेशियो दे रखा था। तो वैसे ना पे आउट रेशियो नहीं, वो कई बार रिटेंशन रेशियो देता है कि कितने प्रॉफिट हमने रोके हैं। जो रोके हैं इसका मतलब बचे हुए बांट दिए हैं। हमने जितने रोक लिए हैं, 10 में से हमने 3 रुपए रोक लिया है तो 7 रुपए बांट दिया है। तो अगर आपको वो रिटेंशन रेशियो देता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना 1 माइनस बी का मतलब 30% का मतलब बेटा क्या हो गया, 0.3। तो मैं अगर 1 में से 0.3 माइनस कर दूंगा तो 0.7 आएगा। तो 0.7 इज नथिंग बट दिस इज पे आउट रेशियो। देखो, हम डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो के बारे में वहां पे डिटेल में बात होती है। पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो का जो सम होता है ना बेटा, वो 1 होता है। अगर पे आउट रेशियो, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, मैं अगर कोई कमाई करूंगा या तो मैं बांट दूंगा या मैं रोक लूंगा, या मैं बांटूंगा या रोकूंगा। दोनों का सम क्या है, मैंने कितना कमाया है। भी मैं कह रहा हूं 10 में से मैंने 7 रुपए बांट दिए तो 3 रुपए रोक लिए, या फिर ये कहूं कि मैं 10 रुपए में से 6 रुपए रोक लिए तो 4 रुपए बांट दिए। और 6 और 4 को जोड़ोगे तो वापस 10 ही आएगा ना। मतलब मैं जितने रोके हैं और जितने बांटे हैं दोनों को जोड़ दूंगा तो वही आएगा ना जो मैंने कमाया है। सीधी सीधी बात है। तो अर्निंग पर शेयर को जब मैं 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 1 माइनस बी करते बेटा पता है क्या हो जाता है, ये पे आउट रेशियो निकल आता है।
और अर्निंग पर शेयर को पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करते डिविडेंड आ जाएगा। अब फिर वही बात, ये बात मैंने पहले भी बताई, अगर हमारी अर्निंग फ्यूचर की है, मतलब एक्सपेक्टेड अर्निंग है, आगे की 1 साल बाद की अर्निंग है, तो डिविडेंड भी 1 साल बाद का आएगा। हमें डी1 चाहिए होता है। और अगर अर्निंग अभी प्रेजेंट की है तो हमारा जो डिविडेंड भी है वो भी प्रेजेंट, मतलब डी0 आएगा। अब देखो, ये एग्जाम्पल क्लास में किया था हमने। हमें इस एग्जाम्पल में जो ईपीएस है वो 10 रुपए का दे रखा है, ठीक है। रिटेंशन रेशियो 40% है। अगर रिटेंशन रेशियो 40% है, इसका मतलब 60% पे आउट रेशियो है ना। तो 1 में से अगर मैं 0.4 माइनस करूं, देखो सीधे सीधे, अगर सीधे सीधी बात है, 1 में से अगर मैं 0.4 माइनस करूंगा तो ये 0.6 क्या है, 0.6 इज नथिंग बट पे आउट रेशियो। 40% रिटेन किया है तो 60% पे आउट रेशियो है। तो 10 रुपए को 60% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आपका डिविडेंड आ जाएगा। ये बेसिक एग्जाम्पल करवाया था इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए। और आप अगर कॉमन सेंस लगा लो, कॉमन सेंस लगा लो, 10 रुपए में से मैंने 4 रुपए रोके हैं, भाई 10 का 40% रोका है तो 6 रुपए बांटा होगा ना, यही तो बात है। हमें डिविडेंड चाहिए। चलो एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पर ये रहा एग्जांपल नंबर, ऐसा करते हैं, ये एग्जांपल नंबर चलो 2 ही देखते हैं। E0 दे रखा है 20 रुपए, बी दे रखा है 80%। बी मतलब क्या है बेटा, रिटेंशन रेशियो। अगर बी अगर 80% है, इसका मतलब पे आउट कितना होगा सर, अगर बी 80% है तो पे आउट होगा, पे आउट होगा कितना, पे आउट होगा सर, पे आउट हमारा हो जाएगा 20%। इसका मतलब 20 में से अगर 80% रोके हैं तो 20% बांट दिए होंगे, 20% बांटने का मतलब 4 रुपए बांटे हैं। अब क्योंकि E0 है, E0 है, E0 की मदद से अगर डिविडेंड निकालोगे तो वो भी क्या निकल के आएगा, वो D0 निकल के आएगा। तो हमने पहले यहां पर D0 निकाला, कैसे निकाला, E0 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस बी से। ध्यान रखिए बेटा, 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि हम पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि 1 में से मैंने अगर रिटेंशन रेशियो माइनस किया, अगर मैं 1 में से मैंने 0.8 माइनस किया तो 0.2 आया। व्हाट इज दिस 0.2, 0.2 इज नथिंग बट पे आउट रेशियो। तो अर्निंग का पे आउट रेशियो, अर्निंग को पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा कि आपने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ई को अगर मैं 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास डिविडेंड आता है। ई पे डिपेंड करता है कि हमारा डी1 निकल के आएगा कि डी0 निकल के आएगा। ई 1 है तो डी1 निकलेगा, ई 0 है तो डी0 निकलेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर बोला कि चलो ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं अगर लिखवाऊँ आपको, मतलब मैं यहाँ पर अगर इसको देखूं कि हमने कैसे सॉल्व किया है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें E0 दे रखा है 20 रुपए का। अगर E0 20 रुपए है तो इसकी मदद से ध्यान रखें, निकल के तो बेटा D0 ही आएगा, D0 निकल के आएगा। E0 को 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो। E0 हमारा यहाँ पर दे रखा है 20 रुपए, और 1 माइनस बी मतलब 0.8, तो 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 रुपए आएगा। दिस इज D0, हमें चाहिए D1। तो D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, D0 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 रुपए को अगर मैं 1 प्लस 0.05 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 रुपए को 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा फिर जो है D1 निकल आएगा। और वो D1 कितना निकल आएगा, 4.2। अब देख लो यहाँ पर ये सोल्यूशन ऐसे तो किया हमने, हमने D0 निकाला, D1 निकाला, उसके बाद के के फॉर्मूला में पुट करके के निकाल लिया, है ना। और इस फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, फाइनल आंसर बेटा डेसिमल में आता है। हम फाइनल आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.071 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.1% विल बी दी आंसर। ठीक है जी। चलो एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 39 एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 39। हमें यहां पर कहता है कि फर्म्स अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 15 रुपए पर शेयर, एक्सपेक्टेड टू बी 15 रुपए पर शेयर। इसका मतलब बेटा ये क्या दे रखा है, ये E1 दे रखा है, E1 15 रुपए है ना। इफ द कंपनीज पॉलिसी टू रिटेन 40% ऑफ इट्स अर्निंग, मतलब हमें यहाँ पर रिटेंशन रेशियो दे रखा है, रिटेंशन रेशियो कितना दे रखा है 40%, मतलब बी हमें 0.4 दे रखा है। D1 निकालने के लिए क्या करना है, E1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस बी से, E1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस बी से। तो E1 कितना है, E1 15 रुपए है, और 1 माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से। 0.6 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 0.6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि 15 रुपए की कमाई में से 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि 40% रिटेन किया है। तो 15 का 60% कितना रुपए निकल के आएगा, 9 रुपए निकल के आएगा। तो हमारा D1 निकल के आ गया 9 रुपए। ये D1 ही क्यों निकला है सर, D1 इसलिए निकला है क्योंकि यहां पर फर्म की एक्सपेक्टेड अर्निंग दे रखी है, मतलब ये E1 है, तो E1 की मदद से D1 ही निकलेगा। अब D1 आपके पास है, P0 इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 120 रुपीज, और ग्रोथ रेट दे रखी है 8%, निकल गया आंसर। क्या दिक्कत है देख लो यहाँ पर।
ये देखो 39 क्वेश्चन कराया ना मैंने अभी अभी आपको। हमने D1 अभी कितना निकाला, 9 रुपए। ग्रोथ रेट दे रखा है 8%, P0 दे रखा है, फिर बस 9/120 प्लस 0.08। ग्रोथ रेट ध्यान रखना बेटा, डेसिमल में लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर फाइनल आंसर जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देख रहे हैं बेटा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एक काफी बड़ा मॉडल था, इस पर हमें अच्छा खासा डिस्कशन लगा था क्लास में, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ना बड़े सारे एस्पेक्ट थे, और उसका ये आखिरी एस्पेक्ट क्या था कि हमें अब कई बार एग्जाम में ग्रोथ रेट भी वो नहीं देता। ग्रोथ रेट अगर नहीं देगा तो ग्रोथ रेट निकालने का भी एक फॉर्मूला था, इसको मैंने लॉजिकली भी डिस्कस किया था। मैं फटाफट से लॉजिक आपको ये फिर से दे दूंगा अभी ये इसको डिस्कस करते हुए। हमने देखा था कि ग्रोथ रेट निकालने का एक तरीका और भी होता है कि हम बी को, मतलब रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से। आर क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब ग्रोथ रेट निकालने का एक तरीका और भी है कि हम बी रिटेंशन रेशियो और आर रिटर्न ऑन इक्विटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें ग्रोथ रेट मिल जाती है। मतलब अभी तक मैंने आपके साथ जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए सब में ग्रोथ रेट दे रखा था, लेकिन कई बार ग्रोथ रेट भी हमें निकालनी पड़ सकती है। और ग्रोथ रेट निकालने का तरीका क्या होता है, बी को मल्टीप्लाई करते हैं आर से, मतलब रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी से। क्या लॉजिक है इसका, आओ जरा मैं फटाफट से आपको याद लाता हूं। देखो मान लो कि मैंने सपोज हमने ना अभी लास्ट ईयर में जो ईपीएस कमाया, मतलब पहले साल, या कहें कि अभी अभी एक साल बीता है, और उस एक साल में जो हमने ईपीएस कमाया, मान लो वो 50 रुपए का ईपीएस कमाया। कितने रुपए का ईपीएस कमाया, 50 रुपए का ईपीएस कमाया। और हमने जो ईपीएस कमाया हमने सारा बांटा नहीं, हमने सिर्फ जो है 20% बांट दिया, या फिर ये कहें कि हमारा रिटेंशन रेशियो जो है वो 80% का है। 20% बांटने का मतलब ये है कि 80% हमने रिटेन कर लिया। 80% हमने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ हमारी रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी, जो पैसे हमने कमाए पर बांटे नहीं वो क्या होगी। जो सर हमने पैसे कमाए नहीं, मतलब कमाए तो सही लेकिन बांटे नहीं, वो कितने हैं। हमने 80% नहीं बांटे, मतलब 20% बांटे तो 80% नहीं बांटे, तो हमने रिटेन कितने किए, हमने 40 रुपए रिटेन किए। हमने कितने रुपए रिटेन किए, 40 रुपए रिटेन किए। अब जरा सोचो बेटा, हमने इस बार 50 रुपए की कमाई तो करी, पर हमने सिर्फ 10 रुपए ही बांटे, मतलब 20% बांट दिए, 40% हमने रिटेन किए हैं। अब ये 40 रुपए हमारे जितने भी हमारे बिजनेस में अभी पैसे लगे होंगे, अब पर शेयर के हिसाब से 40 रुपए और लग गए। सोचो, अभी हमारे बिजनेस में पैसे लगे होंगे तभी तो हमने 50 रुपए कमाए ना। तो जितने हमारे बिजनेस में पैसे लगे हुए हैं वो तो लगे ही हुए हैं, साथ में जो हमने और प्रॉफिट कमाए वो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 40 रुपए जो हमने कमाए, मतलब कमाए तो 50 थे, लेकिन 40 क्योंकि हमने रोक लिए, ये 40 हम क्या करेंगे, वापस से बिजनेस में लगाएंगे। अब जरा मुझे बताओ, अब ये जो पैसे आपने वापस से बिजनेस में लगाए, क्या अगली बार ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपने कमाए हैं और रोक लिए हैं, क्या ये आपको अगली बार एक्स्ट्रा रुपए नहीं कमा के देंगे। आप कुछ इस बात से समझो, कुछ ऐसा कुछ समझो। मान लो सपोज जो है आपने अपने बैंक में एफडी करवाई है 1 लाख रुपए की, ठीक है, बैंक में एफडी कराई है 1 लाख रुपए की, और मान लो कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे तो एफडी में तो रिटर्न नहीं मिलता, पर मान लो 10% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो 1 लाख रुपए पर आपको कितना मिल जाएगा, 10,000। इसका मतलब आपको इस बार कितने मिले, 10,000 मिले। 10,000 में से मान लो आपने बेटा 2,000 रुपए 20% ना बांट लिए अपने पास, मतलब घर खर्च के लिए निकाल लिए। 10,000 जो कमाए 2,000 निकाल लिए, तो अभी भी कितने रुपए रहेगा आपके बैंक में, 8,000। इसका मतलब ये 8,000 क्या करोगे, वापस से आप इसकी भी एफडी बना दोगे। तो अगली बार जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे थोड़ी मिलेगा, 1,08,000 पे मिलेगा। मतलब अब ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्योंकि ग्रोथ हो जाएगी। और ग्रोथ क्यों आई, क्योंकि आपने जो कमाई करी वो वापस से री इन्वेस्ट कर दी, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास मेरी 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी थी, मेरे पास जो 1 लाख की एफडी थी, मैंने 10% का रिटर्न कमाया, 10,000 रुपए कमाए, लेकिन मैंने सारे यूज नहीं किए, 2,000 रुपए खर्च कर लिए, 8,000 वापस लगा दिए। तो बेटा अगली बार जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 लाख पे तो मिलेगा, साथ में जो आपने 8,000 रुपए कमा के वापस से लगा दिए इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपके इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि आपने अपनी इनकम को वापस से री इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां पर लॉजिक वही लगा लो आप, हमने 50 रुपए की अर्निंग करी एक शेयर की, 10 रुपए तो हमने बाहर निकाल लिए, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 40 रुपए रिटेन कर लिए। अब जो ये 40 रुपए रिटेन किए हैं ये भी तो बिजनेस में लगेंगे वापस से, और ये जब बिजनेस में लगेंगे, मान लो इस पर ना हम 20% का रिटर्न कमाएंगे। कितने का रिटर्न कमाएंगे, 20% का रिटर्न कमाएंगे। अब आप जरा सोचो, अगर आप इस पर 20% का रिटर्न कमाओगे तो अब जब अगला साल आएगा, बताओ बेटा अगले साल आप कितने की ईपीएस रिपोर्ट करोगे। सर अगले साल हम ईपीएस रिपोर्ट करेंगे 50 रुपए, तो हम वैसे ही कमाते भी, जितने हमारे एसेट लगे हैं 50 तो हम कमा रहे हैं। अगर हम ग्रो नहीं भी करेंगे अगली बार फिर भी 50 तो फिर से कमाएंगे। मान लो सपोज जैसे मैंने कहा 1 लाख रुपए की एफडी थी आपकी, आपने 1 लाख की एफडी पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। अगर आप मान लो 10,000 पूरे के पूरे भी खर्च कर देते हो, अगली बार 10,000 तो फिर से कमाओगे ना वापस से, क्योंकि बैंक में आपकी 1 लाख की तो एफडी लगी हुई है। तो मेरे बिजनेस में जितने भी पैसे लगे हैं 50 तो मैंने इस बार कमाए, उसमें से सिर्फ 10 ही बांटे हैं, 40 मैंने वापस री इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो अगली बार मान लो मैं पूरे के पूरे 50 भी बांट देता,
तो अगली बार फिर से बेटा ईपीएस 50 की तो अगली बार फिर से होती ना, क्योंकि जो एसेट लगे हैं वो 50 में तो मुझे फिर से कमा के देंगे। तो 50 तो मुझे कमाने ही कमाने वापस से। और ध्यान रखिए बेटा 40 रुपए जो मैंने आगे फिर से री इन्वेस्ट कर दिए, इस पर भी तो 20% कमाऊंगा। ये जो 40 रुपए री इन्वेस्ट किए इस पर भी 20% कमाऊंगा। तो मैं अगले साल बेटा कितने रुपए कमाऊंगा? 50 रुपीज प्लस 8 रुपए, अगले साल में 58 रुपए कमाऊंगा। कितने रुपए कमाऊंगा? 58 रुपए कमाऊंगा। अब जरा मुझे सोचो, अभी ईयर 1 में कितने कमाए? 50। ईयर 2 में कितने कमाए? 58। 58 क्यों हो गए? ज्यादा क्यों कमाए? बिकॉज हमने अपने अर्निंग्स को रिटेन करके री इन्वेस्ट कर दिया। आपने कितने से ग्रोथ कर दी? सर हमारी ग्रोथ हुई है 8 रुपए से, और 50 रुपए पर अगर 8 रुपए निकालोगे तो ग्रोथ बेटा कितने की हुई? 8/50। ये हुई सर 16% की ग्रोथ। मतलब ग्रोथ कितने की हुई? 16%। ये 16% ना हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? बी और आर को मल्टीप्लाई करके। व्हाट इज द रिटेंशन रेशियो? सर रिटेंशन रेशियो इज 80%, मतलब रिटेंशन रेशियो 0.8 है। और व्हाट इज आर? आर इस पे कितना कमा रहे हैं? 0.2। तो ये कितना हो गया? 0.16। 0.16 मतलब 16%। देख लो आप, सीधी सीधी बात ये है बेटा, जो आपने एक्स्ट्रा, जो आपने पैसे कमाए वो री इन्वेस्ट कर दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे अब आपके बिजनेस में और आ गए, इस पे जो आप एडिशनल पैसा कमाओगे, यही तो ग्रोथ है। जो मैंने इस बार कमाई करी पर यूज नहीं करी, खर्च नहीं करी, वापस से री इन्वेस्ट कर दी। तो जैसे मैंने कहा 1 लाख रुपए और आपने कितने रुपए कमाए थे? 10%, 10,000 कमाए थे, 2,000 तो आपने खर्च कर दिए। अब जो 8,000 रुपए जो आपने बचा लिए और वापस से उसकी भी एफडी बना दी, तो अगली बार इस 8,000 पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो मिलेगा फिर से 800 रुपए का। तो यही बात यहां पर भी है। ठीक है, तो 100 बात की एक बात। अगर हमें ग्रोथ रेट नहीं दे रखा तो ग्रोथ रेट निकालने का बेटा ये फॉर्मूला होता है। लॉजिक मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी दिया ही था, यहाँ पर भी एक बार वापस से आपको जो है रिवाइज करवा दिया। तो बेटा हमने अभी तक 2 मॉडल रिवाइज कर लिए। और हमारे 2 मॉडल हमने कौन कौन से रिवाइज किए? पहले हमने डिस्कस किया अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, उसका फॉर्मूला क्या था? E1/P0 × 100। फिर हमने किया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और उसका फॉर्मूला हमने लिखा D1/P0 + G। ठीक है, अब हम अपने तीसरे मॉडल को रिवाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेटा थका हुआ मॉडल है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है। हमारे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक क्वेश्चन स्टडी मैट में दे रखा है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ये मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। अब एक बात मुझे बताओ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला बेटा क्या लिखा हमने? अभी तक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो डिस्कस किया उसको हमने कैसे रिवाइज किया? सर हमने उसको रिवाइज करते हुए उसका फॉर्मूला लिखा D1/P0 + G। ये जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है बेसिकली बेटा ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जो कि ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो हर साल जो है अपने प्रॉफिट्स में ग्रोथ दिखा रही होती है। लेकिन ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कोई ग्रोथ नहीं दिखा रही, ना ही कोई वो मार्केटिंग वगैरह कर रही है हर साल। एक जैसे एफडी पे एक हर साल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, वो इस तरीके से काम कर रही है। उनकी बिल्कुल मार्केट, उनकी जो मार्केट है बिल्कुल बंधी हुई है, गिने चुने कस्टमर है, ना उनका कोई कस्टमर बढ़ाने का इंटेंशन है और ना ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये वो हर साल जो है सेम ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा रही होती है, कोई ग्रोथ नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से अगर ग्रोथ निकाल दूं, सपोज मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से कहूं इसमें हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, अब अगर हमारी ग्रोथ नहीं होगी तो इसका मतलब ये जी नहीं होगा। अगर हमारी ग्रोथ नहीं है इसका मतलब जी नहीं है, तो क्या बचा? D1/P0। और मुझे एक बात बताओ, D0 और D1 में, D0 में और D1 में अगर फर्क होता है तो किस चीज का फर्क होता है? ग्रोथ का। अभी मेरे को 10 रुपए का डिविडेंड मैंने बांटा है, आगे जाके 11 का बांटूंगा, तो वट इज दिस 1 रुपी एक्स्ट्रा? ग्रोथ। अगर मान लो ग्रोथ ही नहीं है तो इसका मतलब D0 और D1 तो कुछ होगा नहीं, वो तो भी सेम ही होंगे। D0 D1 एक ही तो होंगे, फिर आगे 0 और 1 लगाने का लॉजिक ही नहीं बनता। इसलिए आप देखो हमने यहां पर सिंपली क्या लिखा है? डी, क्योंकि ग्रोथ कोई है ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ कोई है ही नहीं तो सिंपली डी लिखा। ठीक है, और प्राइस जनरली, क्योंकि हमारे जब ग्रोथ नहीं होती ना, जब जब एक कंपनी अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही होती तो शेयर प्राइस भी कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं, शेयर प्राइस भी जनरली कांस्टेंट रहते हैं ऐसे केस में। तभी आप देखोगे प्राइस के नीचे भी हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें डिविडेंड यील्ड मॉडल लगाना है कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाना है? मैं वैसे आगे जाके आपको बताऊंगा कि कब कब आपको कौन सा मॉडल प्रेफर करना है, क्योंकि सारे मॉडल देखो अलग अलग आंसर देंगे। कब कौन सा मॉडल प्रेफर करना है, पहले बस मैं अपना चौथा मॉडल और एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद मैं ये बात पे डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और डिविडेंड यील्ड मॉडल में अगर आपको एक चूज करना होगा तो दोनों में से मैंने कहा फेमस कौन सा है, प्रैक्टिकल कौन सा है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो हमेशा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल चूज करेंगे। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर ग्रोथ रेट होगी ही नहीं तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाओगे कैसे? फिर तो मजबूरन आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। मान लो सपोज ग्रोथ रेट नहीं दे रखी और डिविडेंड मॉडल लगाना है, तो फिर कौन सा वाला मॉडल लग पाएगा? डिविडेंड यील्ड मॉडल। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था, हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में एक ही क्वेश्चन दे रखा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 34। ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है। कह रहा 20,000 हमारे इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, प्रेजेंट मार्केट प्राइस हमारे इन शेयर का कितने रुपए है? 160। मतलब प्रेजेंट मार्केट प्राइस दे रखा है, कंपनी ने अभी अभी एक डिविडेंड पे किया है 8 रुपए का, कंपनी ने अभी अभी पे किया है डिविडेंड, कोई ग्रोथ रेट नहीं दे रखी।
तो सिंपली फिर क्या करोगे, ये 8 रुपए का डिविडेंड लोगे, 160 रुपए का प्राइस लोगे और 8 को 160 से डिवाइड करके बात खत्म कर दोगे, आ जाएगा क्या ये देखो, सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें, 8 अपॉन 160 इंटू 100। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर ग्रोथ रेट ना हो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंप्लाइड है कि आप कौन सा वाला मॉडल यूज करोगे, डिविडेंड यील्ड मॉडल। डिविडेंड की भी इंफॉर्मेशन दे और ग्रोथ की भी इंफॉर्मेशन दे, बेटा ध्यान रखना हमेशा हमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा के आना, दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल मॉडल। मैं हालांकि पहले ये चारों मॉडल डिस्कस कर लूं, फिर मैं इस पर बात करूंगा कि आपको कब कौन सा वाला मॉडल प्रेफर करना है। अब जो बेटा हमारा लास्ट मॉडल डिस्कस करना रह गया है वो मॉडल कौन सा है, CAPM मॉडल, शॉर्ट में इसको CAPM बोलते हैं और फुल फॉर्म इसका क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हमारे बेटा तो 4 मॉडल के ही के हैं, ध्यान रखें, उसमें से 2 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक CAPM मॉडल और दूसरा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं केई को जो रिलेट करते हैं वो ज्यादातर इन 2 मॉडल में से होते हैं, ठीक है। अब जो ये CAPM मॉडल है इसका बेटा जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने का वो होता है RF, जिसको हम बेसिकली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। अब इस फॉर्मूला को मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवाता हूं, हालांकि एग्जांपल जब मैंने क्लास में लिए थे तो हमने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस मॉडल को समझने की कोशिश की थी, बट ठीक है, रिवीजन क्लास होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं इसको मैं अच्छे से पूरा लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अब ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनना बेटा। मान लो बेटा एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर सपोज अभी तक ना बैंक की एफडीज में पैसा लगाता है, और मान लो कि बैंक की एफडीज में ना कोई रिस्क नहीं है, हालांकि बैंक भी सेफ नहीं होते हैं, जब कोई बैंक फेल होता है तो वहां पर भी एक सिर्फ एक कुछ अमाउंट तक ही वहां पर एक गारंटी देता है जो बैंक है, लेकिन स्टिल बैंकिंग सिस्टम को जो है हमारे देश में अच्छा खासा सरकार सपोर्ट करती है। बट मान लो अभी के लिए कि जो बैंक है वो रिस्क फ्री रिटर्न दे रहा है, और बैंक में अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मान लो वहां से आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलता है से 8% का, ठीक है, अगर आप बैंक में पैसा लगाते हैं। यही पैसा अगर मान लो आप बैंक में ना लगा के स्टॉक मार्केट में लगाते हो, फॉर एग्जांपल सपोज NSE या स्टॉक मार्केट में लगाते हो, तो मान लो यही रिटर्न जो आपको मिलता है ये मिलता है सपोज 20% का, ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जब आप बैंक की एफडी में लगाते हो, ध्यान रखें हम कह रहे हैं कि ये रिस्क फ्री रिटर्न है, ये क्या है, ये रिस्क फ्री रिटर्न है। और जैसे ही हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बात करते हैं, ध्यान रखें बेटा यहाँ पे रिस्क आ जाता है, यहाँ पे क्या आता है, रिस्क आता है। अच्छा अब एक बात जरा सोचें, अगर मैं 8% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखता हूं सिर्फ, तो मुझे तो बैंक की एफडी में लगाना चाहिए और वहां पर कोई रिस्क नहीं है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन मान लो जैसे मैं ये सोचता हूं कि मुझे नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो जैसे ही मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता हूं तो ध्यान रखिए बेटा वहां पर जैसे ही मैं जाऊंगा तो रिस्क एक्टिवेट हो जाएगा। अब रिस्क एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि जितना स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्टेड है हो सकता है उतना मिल जाए, हो सकता है उससे ज्यादा मिले और हो सकता है उससे कम भी मिले, और हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न भी आ जाए। यही तो रिस्क, रिस्क का मतलब यही होता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ना हो, वही रिस्क है ना। तो जैसे ही बेटा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचता हूं तो यहां लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर एक रिस्क एक्टिवेट हो जाएगा, और लेकिन ये रिस्क लेने की वजह से मुझे रिटर्न बेटा कितने का मिल सकता है, रिटर्न मुझे 20% का मिल सकता है। मुझे बता सकते हो कि मुझे यहां पर एक्स्ट्रा रिटर्न कितने का मिल सकता है? सर एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल सकता है 20%, जो आप अगर स्टॉक मार्केट कह रहे हो देगा आपको 8%, तो आपको बेटा बिना रिस्क लिए ही मिल रहा था। मैं अगर बैंक की एफडी में लगा रहा था तो वहां पर बिना रिस्क लिए ही मुझे 8% का रिटर्न मिल रहा था। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में जो मेरा लालच है वो कितने का है, एक्स्ट्रा 12% कमाने का, क्योंकि 8 तो मुझे वैसे ही मिल रहा था। स्टॉक मार्केट में जा रहा हूं तो क्या कमाने के लिए, एक्स्ट्रा 12 कमाने के लिए। इसका मतलब ये जो 12% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, ध्यान रखिए बेटा रिस्क आप इसी के लिए ले रहे हो, 8 के लिए तो रिस्क लेना ही नहीं था, 8 के लिए तो बिना रिस्क के ही आपको पैसे मिल रहे थे 8%। तो मतलब जब मैं स्टॉक मार्केट में जाता हूं तो ध्यान रखें मेरा जो लालच है, जो रिस्क मुझे लेना पड़ रहा है वो बेसिकली 12% के लिए लेना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये 12% ना, इसको हम एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज रिस्क प्रीमियम। क्या नाम देते हैं, रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब जितना मुझे स्टॉक मार्केट रिटर्न दे रही है और जितना मुझे बिना रिस्क लिए मिल रहा था, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूं 20% कमाने के लिए, लेकिन बिना रिस्क लिए भी तो 8 मिल ही रहा था ना। तो मतलब मैं मार्केट अगर जा रहा हूं तो लालच किस चीज का है, एक्स्ट्रा 12 का, और मैंने ये एक्स्ट्रा 12 कमाने के लिए ही रिस्क लिया है, दैट इज नोन एज रिस्क प्रीमियम। रिस्क लेने का प्रीमियम है। किसका प्रीमियम है, रिस्क लेने का प्रीमियम है। अगर ये रिस्क लेने का प्रीमियम है तो हम अगर स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो हम बेसिकली इसी के लिए जा रहे हैं और रिस्क इसी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को फर्दर सुनना। मान लो सपोज हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहां पर हमारी अब मिनिमम एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि कम से कम स्टॉक मार्केट से बेटा 8 तो चाहिए चाहिए,
है ना, 8 तो कम से कम चाहिए, और रादर 8 क्या 12 एक्स्ट्रा भी चाहिए। 12 एक्स्ट्रा मतलब RM माइनस RF, रिस्क प्रीमियम, रिस्क लिया है तो वहां से प्रीमियम भी चाहिए। और कितने रुपए चाहिए वहां से, 12 चाहिए, मतलब 20 माइनस 8, मतलब मुझे एक्स्ट्रा वहां से कितने चाहिए, 12 चाहिए। तभी आप देखोगे तो हमारा रिटर्न बेटा कितना हो जाएगा, 8, तो हमारा रिस्क रिस्क फ्री वाला तो चाहिए चाहिए, और एक्स्ट्रा 12 भी चाहिए, और हमारा रिटर्न कितने का हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़ी लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो बेटा, तो स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो वहां पर ना बड़ी सारी ढेरों कंपनियां हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना RM 20% का, ये तो स्टॉक मार्केट का ऑन एन एवरेज रिटर्न है, पूरा NSE मिला के जो है 20% का एक एवरेज रिटर्न दे रही है। लेकिन जब आप अंदर जो उस NSE के अंदर या फिर पूरे स्टॉक मार्केट में जब आप कंपनियां देखोगे, तो सारी कंपनियां थोड़ी 20% का रिटर्न देंगी। कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी उसमें जो शायद पिछले 1 साल से 80% का रिटर्न दे चुकी है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जिन्होंने 40% का रिटर्न दिया होगा। कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जिन्होंने 20% का रिटर्न दिया होगा। कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जिन्होंने 10 या 12% का रिटर्न दिया होगा। और कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो नेगेटिव में चल रही हैं, पैसे लगाए थे कम हो गए, 30% कम हो गए, 40% कम हो गए। मतलब स्टॉक मार्केट में बेटा जो जब मैं बोलता हूं कि NSE दे रही है 20%, तो NSE का रिटर्न बेसिकली क्या है, वो तो एक एवरेज रिटर्न है। और मैं अगर सिर्फ NSE की ही बात करूं, जो NSE जो बेसिकली अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, तो उसमें सिर्फ 50 कंपनियां होती हैं। आपने अपने कैपिटल मार्केट वाले पेपर में देखोगे ग्रुप 2 में। और जो BSE का सेंसेक्स है, NSE का जो निफ्टी है, उसमें 50 कंपनियां होती हैं, और BSE का जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनियां होती हैं। पर मैं सपोज छोड़ो निफ्टी, छोड़ो निफ्टी में तो सिर्फ 50 कंपनियां। मैं मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि पूरे के पूरे NSE में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, अगर वो एक ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न दे रही हैं, तो बेटा सारी कंपनियों ने 20% का रिटर्न थोड़ी दिया होगा। उसमें तो अलग अलग कंपनियां, बड़ी सारी कंपनियां हैं। कुछ एक ने तो शायद 20 से कई ज्यादा दिया हो, कुछ एक ने एग्जैक्टली शायद 20 दिया हो, और कुछ कंपनियों ने हो सकता है बहुत कम दिया हो। ठीक है, अब मान लो मैं सपोज आपके सामने दो कंपनियों के नाम लेता हूं। एक कंपनी है एशियन पेंट्स, आपने अच्छे से जाना हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है, बार बार ऐड देखते हो आप। एशियन पेंट्स एक अच्छा खासा मंझा हुआ नाम है, और बिजनेस सर्कल्स में उसका बहुत अच्छा गुडविल है, राइट। ऐसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक कंपनी और भी है, शालीमार पेंट्स। अब शालीमार पेंट्स का नाम आपने हो सकता है पहली बार सुना हो। दोनों ही कंपनियां मान लो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों ही कंपनियों में सेम रिस्क है? नहीं। एशियन पेंट्स में रिस्क जो है वो कम है। रिस्क कम क्यों है? क्योंकि बड़ी ऑब्वियस ही बात है, ब्लू चिप कंपनी है, तो मार्केट शेयर अच्छा खासा है। लेकिन ये इतना बड़ा हाथी है कि इतना ज्यादा रिटर्न देगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। जब बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, मान लो सपोज किसी के सिर्फ 40 नंबर आए थे पिछली बार, तो उसको 40 से 50% ग्रोथ आसानी से हो सकती है। 40 के वो 60 कर सकता है, 50% की ग्रोथ है। लेकिन किसी के पिछली बार आए 90 नंबर थे वो 50% का ग्रोथ कर ही नहीं सकता। वो 10% का भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कि 90 99 लाना भी बड़ी मुश्किल बात है। तो ऐसे ही बेटा लार्ज कैप कंपनी का होता है, जब जब बेस बहुत बड़ा होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी का ग्रोथ दे पाना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां क्यों ग्रो करती हैं फास्ट फास्ट? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों का बेस छोटा सा होता है। तो मैं आपसे बात ये बोल रहा हूं कि मैं अगर मान लो आपको दो कंपनियों के नाम बताता हूं, तो दोनों कंपनियों का जो है रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होगा। दोनों कंपनियों से आप सेम रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अगर आप शालीमार पेंट्स में पैसे लगाओगे ना, तो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज वो कंपनी में रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में पैसा लगा के हो सकता है कि आप सिर्फ अपने दिमाग में 10-12% का रिटर्न सिर्फ सोच के बैठो। लेकिन जैसे आप किसी ऐसी स्मॉल कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में पैसे लगाओगे जिसका बहुत ज्यादा अभी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपका जो जो रिस्क को लेकर जो जो रिस्क क्योंकि बढ़ जाएगा, दिमाग में रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाएगा, तो रिटर्न को लेकर भी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे वहां से। आप कुछ ऐसा समझ लो, जैसे IT कंपनीज में हम अभी बात कर रहे थे इन्फोसिस की। इन्फोसिस में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे या TCS में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो शायद वहां पर आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बड़ी मॉडेस्ट हो, 10 या 12% की। लेकिन अगर आप किसी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे कि सपोज एक KPIT करके कंपनी है, एक न्यू जेन कंपनी करके है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वहां पर आपका जो रिस्क है बढ़ जाएगा, और रिटर्न भी आपका ऑफ कोर्स उसकी एक्सपेक्टेशन आप बढ़ा लोगे। ठीक है, अब आप जो है ना रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करोगे सामने वाली कंपनी से, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने वाली कंपनी का रिस्क प्रोफाइल क्या है। सामने वाली कंपनी का रिस्क प्रोफाइल क्या है, रिस्क कितना है। और रिस्क को मेजर करने के लिए बेटा एक टूल होता है, और उस टूल का नाम होता है बीटा। और ये एक ग्रीक लेटर ऐसे इससे रिप्रेजेंट होता है। बी की थोड़ी सी टांग खींच देते हैं, तो बीटा से बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बी नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, और ये बेसिकली बीटा का बेसिकली कह लो कि आप हम जो है यूज करते हैं, एज अल्फाबेट यूज करते हैं। बी की बस थोड़ी सी टांग खींचनी है आपको, और ये बीटा है। और बीटा बेसिकली आप देखोगे, बीटा बताता है रिस्क। और हर एक कंपनी का,
हर एक कंपनी का बीटा होगा। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हर एक कंपनी का बीटा होता है। जो कंपनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है उनके रिटर्न में, कभी एकदम से प्राइस अभी तो 200 रुपए था, फिर देखा 250 हो गया, कभी 150 भी हो गया, बड़ी जो वॉलेटाइल होती हैं। जैसे जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो अदानी ग्रुप के शेयर बड़े वॉलेटाइल हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि, क्योंकि उसको लिंक करते हैं मोदी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ। तो जब अगर मन लगता है कि बीजेपी जीतने वाली है तो अदानी शेयर के प्राइसेस भागने शुरू हो जाते हैं। जब लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो शेयर शायद इस बार उतने अच्छे मत से ना जीते, तो अदानी के शेयर गिरने भी लगते हैं। मतलब कहने का ये कि कंपनियों का बीटा होता है, और बीटा जो है ना, जितना ज्यादा बीटा होगा इसका मतलब उस कंपनी में उतनी ज्यादा मूवमेंट्स होंगी, उतना ज्यादा रिस्क है, उतना ज्यादा रिस्क है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़े ध्यान से सुनना आप। मैं कह रहा हूं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में जितनी भी शेयर्स लिस्टेड है, जितने भी शेयर्स लिस्टेड है, सबका एक बीटा होगा, सबका एक बीटा होगा। और हम जब स्टॉक मार्केट का बीटा बोलते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट एज अ होल, पूरे पूरे मार्केट को मुझे बोलना हो कि पूरे स्टॉक मार्केट का बीटा कितना है, तो स्टॉक मार्केट का बीटा हम बोलते हैं उसका बीटा 1 है। उसका बीटा क्या है? 1 है। और स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, सबका बीटा जो है वो कुछ ना कुछ होगा। अगर मान लो मैं किसी ऐसे कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा हूं जिसका बीटा मान लो 1.5 है, तो मतलब ये ना स्टॉक मार्केट से 1.5 गुना रिस्की है। अगर स्टॉक मार्केट मान लो एनएससी में मान लो अगर 100% रिस्क है या कुछ रिस्क है, तो अगर मैं मान लो किसी ऐसे कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा हूं जिसका बीटा 1.5 है, इसका मतलब ये स्टॉक मार्केट के मुकाबले में 1.5 गुना रिस्की है। अगर स्टॉक मार्केट 10% से बढ़ेगी तो मान लो ये जो कंपनी का शेयर का बीटा 1.5 है, इसका शेयर प्राइस 15% से बढ़ेगा। मतलब ये, अगर मान लो किसी कंपनी का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसका बीटा चेक करवाया तो बीटा निकला 2, तो बीटा 2 का क्या मतलब है कि अगर मान लो अगर स्टॉक मार्केट 10% से बढ़ेगी तो ये वाली कंपनी का शेयर दुगुना बढ़ेगा, मतलब 20% से बढ़ेगा, तभी बीटा क्या है? 2। अगर 10% से मार्केट गिरेगी तो इसका शेयर दुगुना गिरेगा, मतलब 20% से गिरेगा। मतलब ये कि अगर मान लो किसी कंपनी का बीटा 2 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लक्चुएशन मूवमेंट स्टॉक मार्केट के मुकाबले में, बीएसई और निफ्टी के मुकाबले में दुगनी आएगी। इसका मतलब ये, अगर मान लो किसी कंपनी का बीटा 0.5 है, तो उसका क्या मतलब है? 0.5 मतलब अगर स्टॉक मार्केट मान लो बढ़ती है, स्टॉक मार्केट अगर बढ़ती है से 10% से, तो ये कंपनी ना 10 से भी नहीं बढ़ेगी, ये सिर्फ 5% से बढ़ेगी। बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं, लेकिन ग्रोथ इतनी होती नहीं है। क्योंकि डिविडेंड क्यों देती है? तो सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट को भी अपना देश चलाने के लिए भाई पैसे चाहिए, तो वो स्टॉक, जितनी भी सरकारी कंपनियां वो हैवी डिविडेंड बांटती है ताकि गवर्नमेंट के पास भी फंड्स पहुंच सके। वो कमाई करती है और गवर्नमेंट तक डिविडेंड पहुंचता है। तो ऐसी बहुत सी सरकारी कंपनियां हैं जो कि ज्यादा ग्रोथ नहीं करती और डिविडेंड बांटती हैं, तो उनका अगर आप देखेंगे तो उनका बीटा जो है, वो स्टॉक प्राइस उनका इतना तेजी से बढ़ता नहीं है। पीछे एक रैली अगर मैं इग्नोर कर दूं, पीछे बड़ी जबरदस्त रैली आई थी पीएसयूज में, उसको मैं इग्नोर कर दूं, तो अदरवाइज जो पीएसयूज होते हैं वो ज्यादातर स्टैग्नेंट मूवमेंट ही देते रहते हैं, ज्यादा तेजी से नहीं भागते। ठीक है, तो बीटा कितना हो जाएगा उनका? मतलब अगर किसी शेयर में लगा रहा हूं उनका बीटा 0.5 है, इसका मतलब अगर मार्केट 10% से बढ़ेगी तो ये वाली कंपनी सिर्फ 5% से बढ़ेगी। ऐसे मार्केट अगर 10% से घटेगी तो ये वाली कंपनी 5% से घटेगी। ठीक है, अब इन बातों को दिमाग में रखना। इसका मतलब हर एक कंपनी का एक बीटा होता है, हर एक कंपनी का एक बीटा होता है, और उस बीटा को ही, बीटा की मदद से ही हम यहां पर सीएपीएम मॉडल में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न निकालते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल यहां ले रहा हूं, उससे बात आपको और बेहतर समझ में आएगी। अब ध्यान से प्लीज सुनना बेटा। अब बेटा देखो, ये वो एग्जांपल है जो मैंने क्लास में भी लिया था, और इसकी मदद से सीएपीएम मॉडल आपका पूरा मैं अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो बेटा, हमारे पहले तो ये बताओ सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? सर, सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला होता है आरएफ। आरएफ हमने सबसे पहले क्यों लिखा है? आरएफ हमने सबसे पहले इसलिए लिखा है कि कम से कम इतना तो रिटर्न हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, बिना रिस्क लिए ही हमें आरएफ मिल रहा था, तो स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आरएफ तो चाहिए चाहिए। साथ में क्या चाहिए? साथ में रिस्क लेने का प्रीमियम चाहिए। हमारे उस एग्जाम्पल में जो मैंने अभी लिया था, हमारा आरएफ कितना था? 8%, और मार्केट से कितना मिल सकता है एक्स्ट्रा? 12%। तो वो क्या है? रिस्क प्रीमियम। तो 8 तो चाहिए चाहिए, साथ में 12 भी चाहिए, साथ में 12 भी चाहिए। अब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं। हमें रिस्क प्रीमियम 12% तब चाहिए अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो पूरे की पूरे मार्केट जितना ही रिस्की है। मैंने कहा बेटा, रिस्क जो है वो कौन बताता है? बीटा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा, हर एक शेयर का अपना एक बीटा होता है, हर एक शेयर का अपना एक बीटा होता है, हर एक शेयर का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है। और पूरी मार्केट का अगर मैं कहूं, मार्केट एज अ होल, उसका बीटा हम कितना मानते हैं? 1। तो अगर मान लो मैंने किसी ऐसे शेयर में पैसा लगाया जिसका, उसका बीटा भी 1 ही है,
तो जितना मार्केट मुझे प्रीमियम देगी उतना वो शेयर भी देगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो ऐसे कहा जाता है कि रिलायंस या फिर कोई भी और बड़ी जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो ना मार्केट की डायरेक्शन को जो है वो डिसाइड करते हैं। अगर मान लो हमने देखा कि अच्छा अरे जब जब मार्केट 2% से बढ़ी तो हमने देखा रिलायंस भी 2% से बढ़ा हुआ है, कभी मार्केट मान लो 1% से गिरी तो हमने देखा रिलायंस भी 1% से गिरा हुआ है। अगर हमने किसी ऐसे शेयर में पैसा लगाया है जो मार्केट जितना ही रिस्की है, तो ध्यान रखिए बेटा उस शेयर का बीटा 1 होगा, और मुझे रिस्क प्रीमियम उतना ही चाहिए जितना कि मार्केट से मिलता है। मार्केट से ओवरऑल बेसिस पे बेटा कितना प्रीमियम मिलता है, क्योंकि 20 रिटर्न मिल रहा है और 8 तो रिस्क फ्री है, तो कितना प्रीमियम मिल रहा है 12%, तो मुझे उस शेयर से भी 12% ही एक्स्ट्रा चाहिए। केस बी से ना ये बात आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अब देखो केस बी में, यहां तो देखो केस 1 में तो बीटा 1 था उस शेयर का जिसमें मैंने पैसे लगाए हैं, इसलिए मुझे 12% का ही रिस्क प्रीमियम मिला, तो 8 तो मुझे वैसे भी मिलता और 12 का मुझे रिस्क में मिलेगा तो 20 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं केस बी देखता हूं तो बेटा अब मैं ऐसे शेयर में पैसे लगाने की बात कर रहा हूं जिसका बीटा 2 है। बीटा 2 का मतलब समझते हो आप कि ये वो शेयर है जो कि मार्केट से ट्वाइस रिस्की है। अगर मैं मान लो अगर सेंसेक्स अगर मान लो या निफ्टी मान लो अगर 2% से ऊपर बढ़ता है तो मेरा ये शेयर 4% से ऊपर बढ़ेगा। अगर निफ्टी 5% से ऊपर बढ़ता है तो मेरा ये शेयर 10% से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर गिरने की बात करूं तो वो भी फिर ऐसी तेजी से गिरेगा। अगर मार्केट 2% से गिरेगी तो ये 4% से गिरेगा। तभी आप देखो, क्योंकि अगर मैं ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जिसका बीटा 2 है तो मुझे रिस्क प्रीमियम बेटा 12 नहीं चलेगा, मुझे रिस्क प्रीमियम भी दुगना चाहिए। रिस्क प्रीमियम कितना हो गया इस बार 24%। अगर मैं मान लो मार्केट में ही लगाऊं तो कितना मिल रहा था 20, लेकिन मैं ऐसे शेयर में पैसा लगा रहा हूं जो स्टॉक मार्केट से भी दुगना रिस्की है, तो बेटा रिस्क प्रीमियम भी तो मुझे फिर दुगना चाहिए होगा ना। तो रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए 12 नहीं 24 चाहिए। तो अब मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा 8% तो बेटा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो तो रिस्क फ्री, मतलब वो तो रिस्क फ्री है, वो तो बिना रिस्क लिए भी मिल रहा था, तो रिस्क लूंगा तो 8 तो कम से कम एक्सपेक्ट करूंगा। और प्रीमियम कितना एक्सपेक्ट करूंगा 12% का प्रीमियम तब एक्सपेक्ट करता जब मैं ऐसे शेयर में पैसे लगाता जो मार्केट जितना ही रिस्की होता। ये मार्केट से दुगना रिस्की है तो मुझे यहां पर दुगना रिटर्न चाहिए, मतलब दुगना रिस्क प्रीमियम चाहिए। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24 आ गया, हमारा टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा 32% का। अब देखो अगला केस, देखो अगले केस में हमने बीटा कितना देखा 0.5। अच्छा मतलब अब ऐसे शेयर में पैसा लगा रहे हैं जो मार्केट जितना भी रिस्की नहीं है। मार्केट अगर 2% से ऊपर जाती है तो ये 1% से ऊपर जा रहा है, मतलब आधा। मार्केट अगर 2% से नीचे आती है तो ये ज्यादा गिरता भी नहीं है, गिरता भी सिर्फ 1% से है। तो ऐसे शेयर्स का बीटा कितना हो जाएगा वो 1 से कम होगा। तो जब मेरा बीटा ज्यादा है ही नहीं, मार्केट जितना भी रिस्की शेयर देंगे मार्केट से हाफ रिस्की है, तो रिस्क प्रीमियम बेटा फिर हाफ ही मिलेगा। रिस्क प्रीमियम कितना मिलेगा, रिस्क प्रीमियम 12 नहीं मिलेगा इस बार 6% मिलेगा, 12 का हाफ मिलेगा। और मुझे एक बात बताओ, रिस्क फ्री एसेट जैसे बैंक की एफडीज में मैंने कहा रिस्क हमने कहा मान लो नहीं है, तो उनका बीटा कितना होगा 0। जब मैं किसी ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दूं जिसका बीटा 0 है तो बेटा फिर वहां पर रिस्क प्रीमियम तो आपको मिलेगा ही नहीं, वहां तो सिर्फ रिस्क फ्री रिटर्न ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, अब देखो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, अगर तो बीटा 1 है, मतलब अगर आपने जिस शेयर में पैसा लगाया है उसका बीटा 1 है, तो आपको एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना कि आपको मार्केट रिटर्न देती है। मार्केट कितना रिटर्न दे रही है 20%, तो वो शेयर जिसमें आपने लगाया अगर उसका बीटा 1 है तो वो शेयर भी 20% का रिटर्न देगा। देख लो 20-20, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट रिटर्न बराबर बराबर होगा। अगर आपने बीटा ऐसे शेयर में पैसा लगाया है जिसका बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट से ज्यादा रिस्क लिया आपने। अगर आप मार्केट से ज्यादा रिस्क लोगे तो बेटा रिवॉर्ड भी तो आपको मार्केट से ज्यादा ही मिलना चाहिए। तो रिवॉर्ड फिर यहां पर कितना मिल जाएगा हमें, हमें रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। आप देखो मार्केट तो 20% देती है पर हमारे शेयर से कितना मिला है 32% का मिला है। क्यों, क्योंकि रिस्क प्रीमियम दुगना मिला है। और अगर आप ऐसे किसी शेयर में पैसा लगाओगे जिसका बीटा 1 से भी कम है तो फिर आपको रिटर्न भी मार्केट से कम मिलेगा। मार्केट का रिटर्न 20% है, यहां देखो कितना मिला है 14 मिला है। क्यों 14 मिला है, क्योंकि आपको रिस्क प्रीमियम 12 थोड़ी मिला, फिर 12 का हाफ मिला 6% मिला। मतलब ये कि वहां पर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मार्केट रिटर्न से भी कम होगा। और अगर मैं किसी ऐसे शेयर में पैसा लगा रहा हूं या फिर किसी ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगा रहा हूं जहां जिसका बीटा 0 है, फिर बेटा वहां पे रिटर्न जो है मुझे मार्केट रिटर्न जो है वो रिस्क फ्री जितना मिलेगा। मार्केट जितना कम मिलेगा जब बीटा 1 होगा। अगर बीटा 0 है मतलब आपने रिस्क लिया नहीं, जब रिस्क ही नहीं लिया तो फिर रिस्क प्रीमियम कहां से मिलेगा आपको, फिर आपका रिटर्न जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जितना ही होगा, मतलब यहां पर सिर्फ 8% ही आपको मिलेगा। ये बेटा सीएपीएम की कहानी है। सीएपीएम को लेकर बस इस बात को ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला हमारा होता है आरएफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आरएम माइनस आरएफ। आरएफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आरएम माइनस आरएफ। आरएफ क्या है, रिस्क फ्री। भाई मैं जब किसी शेयर में पैसा लगाऊंगा तो रिस्क फ्री तो मुझे कम से कम चाहिए, साथ में रिस्क लेने का रिवॉर्ड चाहिए।
अब ये रिस्क लेने का रिवॉर्ड जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जो पैसा लगाया है जिस सिक्योरिटी में, वो मार्केट के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा रिस्की है, कितनी कम रिस्की है। मार्केट जितनी रिस्की होगी तो रिटर्न भी मार्केट जितना मिल जाएगा, और उस केस में बीटा 1 होगा। मार्केट से ज्यादा रिस्की होगा वो शेयर, तो बीटा 1 से ज्यादा होगा और रिटर्न भी आपको मार्केट से ज्यादा मिल जाएगा। और अगर मार्केट से कम रिस्की होगा तो उसका बीटा 1 से कम होगा और रिटर्न भी आपको मार्केट से कम ही मिलेगा। और अगर मान लो वो रिस्की है ही नहीं, बीटा ही 0 है, तो फिर आपको रिटर्न भी फिर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जितना मिलेगा। ठीक है, ये है बेटा सारी कहानी हमारे CAPM मॉडल की। अब ये एक एग्जांपल जो मैंने क्लास में लिया था, दिसंबर 2020 का ही क्वेश्चन था बेटा ये, और देखो बिल्कुल सिंपल सा है। इसने हमें क्या दे रखा है, बीटा। बीटा कितना दिया है, 1.5 का बीटा दिया है। बीटा हमें कितने का दिया है, 1.5 का। इसका मतलब ये कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले हमने ऐसे शेयर में पैसा लगाया है जो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में 1.5 गुना रिस्की है। कितना रिस्की है, 1.5 गुना रिस्की है। रिस्क फ्री 8% का है और मार्केट रिटर्न 12% का है। मुझे एक बात बता सकते हो, अगर मार्केट हमें 12% का रिटर्न दे रही है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% का है, तो व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम? रिस्क लेने का प्रीमियम कितना मिल रहा है आपको? 4% मिल रहा है। आपको रिस्क प्रीमियम 4% का तब मिलता जब आप ऐसे शेयर में पैसा लगाते जिसका बीटा 1 होता, लेकिन आपने ऐसे शेयर में पैसा लगाया जिसका बीटा 1.5 है, तो रिस्क प्रीमियम भी आपको 1.5 गुना मिलेगा। मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, मतलब 6% का रिस्क प्रीमियम मिलेगा। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। तो हमारा कितने कितने परसेंट का हमारा रिस्क प्रीमियम है, 4% का, तो 1.5 गुना मिला एक्स्ट्रा 6%। और 8 तो बेटा चाहिए ही चाहिए ना, स्टॉक मार्केट में आओगे रिस्क फ्री तो कम से कम चाहिए चाहिए। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14% का रिटर्न हो गया। फॉर्मूला दिमाग में रखना बेटा, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। ये एक एग्जाम्पल बेटा और देख लो। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो ना, इसने हमें रिस्क प्रीमियम दे रखा है। तो कई बार वो क्या होता है कि ना हमें RM नहीं देता, मतलब मार्केट का रिटर्न नहीं देता, हमें सीधा वो मार्केट के रिटर्न का और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का डिफरेंस मतलब रिस्क प्रीमियम दे देता है। अगर रिस्क प्रीमियम दे दिया है तो दैट मींस वो RM माइनस RF ऑलरेडी करके दिया हुआ है उसने। तो हमें फिर सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। और RM माइनस RF क्या होता है बेटा, रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9% का हमारा रिस्क प्रीमियम है, 1.5 गुना हमारा बीटा है, तो हम 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 8% जो हमारा रिस्क फ्री तो जोड़ेंगे ऑफ कोर्स। ये एक एग्जांपल बेटा और देख लेना। यहां पर इस तरह की भी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे सकता है जहां पर वो हमें रिस्क प्रीमियम दे देता है। तो दो तरीके के बेटा क्वेश्चन जनरली CAPM मॉडल के दिखते हैं। CAPM मॉडल का जब हमें इंफॉर्मेशन यूज करना होता है, कई बार वो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, RF भी दे देगा, बीटा भी दे देगा, RM भी दे देगा, RF भी दे देगा, और कई बार वो RM और RF का डिफरेंस सीधा निकाल के दे देता है जिसको हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। तो उस बात को बेटा ध्यान रखना, कभी रिस्क प्रीमियम दे रखा हो तो फिर आपको कैसे डील करना है। तो बेटा हमारे ना यहाँ पर KE के चारों मॉडल होते हैं डिस्कस, हमने चारों मॉडल रिवाइज किए। पहला मॉडल देखा हमने अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, अर्निंग यील्ड मेथड भी बोलते हैं, जहां पर E1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है। फिर हमने देखा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, D1 अपॉन P0 प्लस G। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बेटा बड़े सारे एस्पेक्ट है, वो प्लीज सारे के सारे आपको देख के जाने हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया डिविडेंड यील्ड मॉडल बिल्कुल बेकार मॉडल है, ज्यादा आने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है इसके आने के चांसेस। एक क्वेश्चन स्टडी मैट का दे रखा था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहाँ पर बस एक फर्क क्या दिखेगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के मुकाबले में यहाँ पर ग्रोथ रेट आपको नहीं दे रखी होगी। उसके बाद फिर हमने देखा CAPM मॉडल। CAPM मॉडल में हमने सिंपली क्या करना है, CAPM मॉडल में हमें RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। ये चार मॉडल जो है बेटा ध्यान रखना है, ये हमारे KE कंप्यूट करने के मॉडल्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें एग्जाम में कौन से वाले मॉडल से क्वेश्चन करके आना है। देखो हमेशा ध्यान रखो बेटा, आपको एग्जाम में वैसे जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो इन्फॉर्मेशन भी उसके हिसाब से ही देगा। अगर मान लो एग्जामिनर को फॉर एग्जांपल अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाना है, तो आप देखोगे सारी इंफॉर्मेशन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली ही होगी। मतलब ये कि आपको वो D1 दे देगा, आपको वो ग्रोथ रेट दे देगा, या D0 दे देगा, ग्रोथ रेट दे देगा, मतलब आप देखोगे सारी इंफॉर्मेशन वैसी ही होगी। और अगर एग्जामिनर को CAPM मॉडल लगवाना होगा तो ध्यान रखें उस केस में वो जो है आपको बीटा बीटा बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब आपको दिखेगा अलग से दिखता है, अच्छा बीटा और RM या RF दे रखा है, इसका मतलब CAPM मॉडल लगेगा। चांसेस बहुत ही रिमोट है कि एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करे मल्टीपल मॉडल्स की इंफॉर्मेशन देके। जब भी वो मल्टीपल मॉडल्स की इंफॉर्मेशन देता है फिर वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि उसको किस तरीके से आंसर चाहिए। लेकिन अगर आप जितना मैंने देखा है इंस्टीट्यूट को, पास्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ना फिर इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली ही देता है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज मैंने आपको जो आज क्वेश्चन एक रिवाइज करवाया था एग्जाम का, जो मैंने कहा था हमारे एग्जाम में आ गया था, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था बेटा 33। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमने अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच लगाया था, अर्निंग यील्ड मॉडल लगाया था।
अब क्यों नहीं लगाया हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर देखो ना तो डिविडेंड के बारे में कुछ बातें कर रखी थी, ना यहाँ पर कोई ग्रोथ वगैरह दे रखा था, कुछ भी नहीं दे रखा था, सिर्फ अर्निंग बता रखी थी हमको। अच्छा, सीएपीएम मॉडल भी नहीं लग सकता था यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कोई आरएफ की इन्फॉर्मेशन है, ना कोई बीटा की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन ना क्लियर कर देता है कहीं ना कहीं। अब जैसे अब अगली क्लास में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा हाउ टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जरूरी है कि हमें सारे सोर्सेज की कॉस्ट निकालने आती हो। तो अब क्योंकि हमने डेट का सीख लिया, हमने प्रेफरेंस का सीख लिया, इक्विटी का सीख लिया, रिटेन अर्निंग का मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, अभी कर रहा हूं, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जब हम ये सारे सोर्सेज की कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर हमें क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट हम अगली क्लास में सीखेंगे और हमारा अगली क्लास में इस टॉपिक हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। अब जो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा होता है ना, ये हमें सारे सोर्सेज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब हमें एग्जाम में जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है उसमें वो हमसे डब्ल्यूएसीसी मांगेगा, लेकिन पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें सारे जो सोर्सेज की कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी। अब कई बार वो केई की इन्फॉर्मेशन रेडीमेड दे देगा, कई बार केई की इन्फॉर्मेशन रेडीमेड नहीं देगा। मैं आपको दिखाता हूं कि अगली क्लास में किस तरह के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। अब ये देखो, ये एक क्वेश्चन जो है, कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें कंप्यूटेशन करने होंगे। अब जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको इसने क्या दे रखा है? इसने आपको दे रखा है कि कंपनी का शेयर 20 रुपए का है। ठीक है, कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर नेक्स्ट ईयर। डिविडेंड का ग्रोथ रेट दे रखा है। अब क्या मानोगे, कौन सा मॉडल लगाओगे यहाँ पर? ऑफ कोर्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाएंगे। तो हमें ना क्वेश्चन में जब हम इवन फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहां पर हमें पहले हर एक सोर्स का कॉस्ट कंप्यूट करना रहेगा, और उसके बाद फिर हम जो है डब्ल्यूएसीसी, जिसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, वो कंप्यूट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो हुए बेटा हमारे तीन सोर्सेस। कौन कौन से? डेट की बात हो गई, प्रेफरेंस की बात हो गई, इक्विटी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स की। किसकी बात करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स की। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स? रिटेन्ड अर्निंग्स सर वो वाला पैसा जो कमाया तो इक्विटी वालों के लिए गया था, लेकिन वो हमने उनको दिया नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं। मान लो सपोज मैं कहता हूं कि हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन का रिटर्न है वो 15% का है। दैट मीन्स कि केई कितना है? 15%। अब मान लो जो पैसे हमने कंपनी के शेयर होल्डर से लिए थे, मान लो हमने नए शेयर्स इशू किए थे, तो वो जब नए शेयर इशू किए तो शेयर होल्डर उस पर 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे तो 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो आप हर साल प्रॉफिट कमा रहे हो और उनको दे नहीं रहे, खुद ही अपने पास रख रहे हो, जो प्रॉफिट कमाया आपने रिटेन कर लिए, उस रिटेन किए हुए पैसे पर भी वो शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट करेगा? जितना वो अपने ओरिजिनल पैसे पे कर रहा था। मतलब जितना मैं अपने कैपिटल पे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं रिटर्न का, उतना ही एक्सपेक्टेशन मेरा किस पर होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स पर। भाई मेरे ही पैसे थे, कमाए तुमने, कंपनी ने पूरे पैसे कमाए, 50 रुपए की मान लो अर्निंग पर शेयर कमाई, मेरे हाथ में दी नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ 1 रुपया 2 रुपया दिया, दिए ही नहीं पूरे पैसे। जब मुझे पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसका मतलब वो कंपनी क्या करने वाली है? उन शेयर्स, उन पैसों को रिटेन करेगी। अब जो पैसे उन्होंने रख लिए, मेरे ही पैसे तो रख लिए, मैं उस पर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं? जितना मैं अपने ओरिजिनल पैसे पे कर रहा था, 15%। कहने का मतलब बेटा ये है, केई और केआरई सेम ही होता है। आपने जिन जिन तरीकों से केई निकाला, केआरई भी उन्हीं तरीकों से निकलता है। या फिर ये कहें कि अगर आपने केई निकाल दिया, बाय डिफॉल्ट आपने केआरई निकाल दिया। इन दोनों में एक डिफरेंस आता है, एक्सेप्शन है, बट वो एक्सेप्शन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आज की बात सिर्फ जो बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की जहां तक बात है, दैट इज इक्वल टू केई, केई और केआरई। अब रिटेन्ड अर्निंग के लिए हमने क्या बोला? आरई, तो के के नीचे क्या लगा दिया? आरई। के तो क्या है? अल्फाबेट के कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी सोर्स की कॉस्ट निकालनी है उसकी कुछ इनिशियल्स हम जो है उसके चरणों में लगा देते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट के लिए केडी बोला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए केपी बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए केई बोला, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए क्या बोलेंगे? के आर ई। और के आर ई और के ही बराबर ही होता है। इसका मतलब जो हमने अभी अभी के ही सीखा है, बस के आर ई वैसे ही करना है। वो सारे मॉडल बेसिकली के आर ई के ही हो गए, सेम। तो कुछ भी नहीं बताना, नया नहीं बताना इसके अंदर, सेम देखो लिखे हमने, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का हेडिंग डाला और सेम बातें लिखी है। ठीक है, तो एक बार जरा समरी देखें तो हमारी समरी बेटा क्या होगी? हमने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले किया कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ डेट में हमने दो हेड्स में क्लासिफिकेशन किया, परपेचुअल डेट और रिडीमेबल डेट। परपेचुअल डेट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी 200। और रिडीमेबल डेट के लिए क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। इसका हमने डिस्कशन बड़ी अच्छे से पिछली क्लास में किया था। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमने क्या किया? जहां जहां पर आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी था उसको हटा के पीडी लिखा, और यहां कोई 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आफ्टर टैक्सेस ही होते हैं। ठीक है, और सब कुछ सेम है, डेट जैसा ही है, बस यहाँ पर आई की जगह हमने पीडी लिख दिया और 1 माइनस टी यहाँ पर नहीं आता है। ठीक,
फिर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 4 मॉडल डिस्कस करे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एक ही बात है। हमने सबसे पहले अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच किया, E1 अपॉन P0 इन 200। उसके बाद डिविडेंड ग्रोथ मॉडल डिस्कस किया, D1 अपॉन P0 प्लस जी, D1 अपॉन P0 प्लस जी। उसके बाद डिविडेंड यील्ड मॉडल डिस्कस किया, D अपॉन P0 इन 200 एज ए CAPM किया, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया और हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो सेकंड फेज है वो भी हमने पूरा रिवाइज कर लिया। तो पहले फेज में रिवाइज किया केडी और केपी, और केई मैंने कहा था एक लेंथी डिस्कशन है। आज हमने केई पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। अब अगली क्लास में हम इस चैप्टर का एक और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको रिवाइज करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।